नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत करते हैं हम आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर। देखिए थोड़ा-सा वीडियो आने में डिले हो रहा है, उसका कारण यही है कि अभी मेरा मेंस पीसीएस का अभी शेड्यूल्ड है, तो थोड़ा-सा एडजस्टमेंट करने में दिक्कत हो रही है, क्योंकि आपको भी पता है टाइम देना पड़ता है मेंस के लिए। तो कोशिश यही है कि आपको टाइमली वीडियो प्रोवाइड कर दिया जाए, लेकिन अगर थोड़ा-सा डिले होता है तो आप उससे मैनेज करिए सो दैट बैलेंस हो मेरा भी शेड्यूल और आपका भी प्रिपरेशन। सो ज़्यादा हम डिले नहीं करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक से। हम लोग विजन आईएएस के पीटी 365 को डिस्कस कर रहे थे और पॉलिटी का तो हमने डिस्कस कर लिया है कंप्लीटली। इन्वायरमेंट की सीरीज हमने शुरुआत की थी, तो आज हमारा दूसरा लेक्चर होने जा रहा है। बस सपोर्ट करते रहें आप लोग, यही आपसे उम्मीद करते हैं। सो इन टुडेज टॉपिक वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द फॉरेस्ट एंड एसोसिएटेड टर्म्स, ऑर्गेनाइजेशंस एंड द करंट अफेयर्स इवेंट्स। देखिए जब फॉरेस्ट की बात करते हैं ना, तो थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। मैं बैकग्राउंड देकर आपको बताता हूँ ताकि चीज़ें क्लियर हो। तो आज के समय में आपको देखने को मिलता है क्या चैलेंजेस फॉरेस्ट को लेकर है। डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, ठीक है, और उसके कारण बायोडाइवर्सिटी लॉस हो रही है। एंड फॉरेस्ट जो है वो ऑक्सीजन को सप्लाई करता है, कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्जॉर्ब करता है। सो देर आर मल्टीपल बेनिफिट्स ऑफ द फॉरेस्ट, बट इफ द फॉरेस्ट इज गोइंग टू डिक्रीज और गेटिंग डिग्रेडेड, दैट मीन्स क्वालिटी इज गेटिंग लोवर्ड, तो इसका इम्पैक्ट प्लेनेट पर, पीपल पर, सब पर पड़ेगा, है ना। तो फॉरेस्ट के अंतर्गत हम क्या देखेंगे, बेसिक्स हमने देख लिया, ओके। और यहाँ पर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि गिव मी सम 5 पॉइंट्स दैट व्हाई वी नीड फॉरेस्ट। थोड़ा सा सोचिए व्हाई। बिकॉज इससे आपका रिकॉर्डिंग पावर मजबूत होगा और अगर कोई लॉजिकल क्वेश्चन आता है तो आप उसे सॉल्व कर सकते हैं, अटेम्प्ट कर सकते हैं। सो भाई क्राइसिस चल रहा है एंड वी हैव वेरिएशंस ऑफ फॉरेस्ट अराउंड द वर्ल्ड। आपने ज्योग्राफी एनसीईआरटी में भी पढ़ा होगा। बट थ्रेट है, नुकसान हो रहा है बहुत सारे कारणों से। कारण आप बता सकते हैं, इसके बारे में भी आप सोचिए। देन अगर थ्रेट है तो कंजर्वेशन एफर्ट भी चलेगा, नेशनल लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर। तो यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं वो इंटरनेशनल लेवल पर बात कर रहे हैं, ओके, राइट। तो हमारा पहला टॉपिक होने वाला है यूएनआरईडीडी, यूनाइटेड नेशन। आरईडीडी का फुल फॉर्म क्या है मैं आपको बता रहा हूँ, रिड्यूसिंग एमिशन फ्रॉम डिफॉरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन। इस पर यूपीएससी ने पीवाईक्यू में क्वेश्चन पूछा है, तो इसको अच्छे से समझना है आपको। तो इस ऑर्गेनाइजेशन ने रिपोर्ट जारी किया है। रिपोर्ट क्या है समझने की जरूरत नहीं, याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक टर्म की चर्चा हुई है इसमें, इनहांस्ड नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन। इसको थोड़ा सा समझते हैं। देखिए जो आपका पेरिस क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट हुआ, ओके, यूएनएफसीसीसी के अंतर्गत, तो उसमें एक बात कही गई कि जो भी देश हैं, जो मेंबर्स हैं, उनको नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन पेश करना पड़ेगा। क्या है भाई एनडीसी? तो इसमें देश जो है टारगेट रखते हैं कि भाई हम आने वाले समय में क्लाइमेट चेंज को कैसे हैंडल करेंगे। जैसे कुछ कुछ देश ने कार्बन न्यूट्रलिटी की बात रखी है, रिफॉरेस्टेशन की बात कुछ देशों ने रखी होगी। तो यही है आपके नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन, जिसमें से अगर हम बात करें भारत की पंच अमृत भी आप याद कर सकते हैं, ठीक है। तो वो भी तो इंडिया का एनडीसी ही है कि आने वाले समय में इंडिया कैसे अप्रोच करेगा टू डील विद द क्लाइमेट चेंज और द ग्लोबल वार्मिंग इशू। अब यहाँ पर कुछ फंडिंग्स है रिपोर्ट की, और इस फंडिंग की मैं बात करूं तो यहाँ पर ये देखिए कि 11 ऑफ द एनडीसीज कंटेन क्वांटिफाइड टारगेट्स which are related to afforestation, reforestation and mitigating the climate change that reduces deforestation first। जो पहले डिफोरेस्टेशन को रिड्यूस करने की बात करता है, तो बहुत सारे देशों ने अपना एनडीसी लाया होगा। तो इसमें क्या बोला जा रहा है कि 11 ऑफ द एनडीसी टॉक्स अबाउट ऑल दीज थिंग, जिसमें प्रायोरिटी क्या पहले बोली गई है कि भाई डिफोरेस्टेशन रिड्यूस करना पड़ेगा, ओके। एंड नाउ वी लैंड टू द यूएनआरईडीडी प्रोग्राम। तो देखिए ये यूनाइटेड नेशन लेड नॉलेज एंड एडवाइजरी प्रोग्राम है ऑन फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। एंड क्या फोकस करता है कि भाई पेरिस एग्रीमेंट के जो प्रिंसिपल्स है, जो टारगेट्स है, उनको अचीव करवाया जाए। एंड इट इज द लार्जेस्ट इंटरनेशनल प्रोवाइडर ऑफ आरईडीडी प्लस असिस्टेंस। अब ये हम देखेंगे कि भाई आरईडीडी प्लस असिस्टेंस क्या है। तो एक तो आरईडीडी हमने देख लिया, उसका फुल फॉर्म याद करिए। प्लस का मतलब ये है कि भाई सिर्फ डिफोरेस्टेशन और फॉरेस्ट डिग्रेडेशन पर ही हम फोकस्ड नहीं रहेंगे, उससे बियॉन्ड भी जाएंगे। बियॉन्ड जाने का मतलब ये हुआ कि भाई कंजर्वेशन, सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ द फॉरेस्ट एंड इनहेंसमेंट ऑफ फॉरेस्ट कार्बन स्टॉक, इन सब चीज़ों पर भी हम फोकस करेंगे। दैट इज द पॉइंट। तो थोड़ा सा मैंने आरईडीडी प्लस के बारे में पहले ही बता दिया, लेकिन चलिए फिर से हम यूएनआरईडीडी के पास लौटते हैं।
तो जेनेसिस इसका 2008 में हुआ, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन शामिल है, बट आई डोंट थिंक कि आप याद रखिए, सो नेसेसिटी नहीं है। पार्टनर कंट्रीज आप देख लीजिए 65, और यहाँ पर ध्यान रखना है कि इंडिया भी एक पार्टनर कंट्रीज है। REDD प्लस के बारे में हमने चर्चा ऑलरेडी कर दिया है। इसका ओरिजिन कहाँ से आया है, तो जो UNFCCC की कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 19 हुई थी 2013 में, तो वहां से आपका REDD प्लस निकल कर आया। इसको वॉरशॉ फ्रेमवर्क फॉर REDD प्लस भी कहते हैं। ऑब्जेक्टिव आई ऑलरेडी टोल्ड यू। तो फिर से रिकॉल करिए, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ UNREDD एंड व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव, रिकॉल करिए। ओके, और पंच अमृत के अंतर्गत इंडिया के कौन कौन से टारगेट है, इसको भी आप रिकॉल करने का प्रयास करिए। तो 5 मिनट में एक टॉपिक आपका क्लियर हो गया। नाउ वी आर मूविंग टू द सेकेंड टॉपिक, दैट इज इंटरनेशनल अरेंजमेंट ऑन फॉरेस्ट। तो चर्चा में क्यों है, तो यूनाइटेड नेशन फोरम ऑन फॉरेस्ट, इसका 19th सेशन कंक्लूड हुआ है। तो क्या कुछ बातें इस सेशन में कही गई है, उसको देखते हैं। पहली बात ये कही गई कि जो ग्लोबल फॉरेस्ट गोल्स 2030 तक सेटअप किए गए हैं, वर्ल्ड इज ऑफ ट्रैक, मतलब उससे हासिल नहीं कर पाएगा। ग्लोबल फॉरेस्ट गोल्स क्या है भाई, तो यहाँ पर आपको गोल्स दिख रहे होंगे, लगभग 6 गोल्स हैं। ये गोल आपका यूनाइटेड नेशन स्ट्रेटेजिक प्लान ऑफ फॉरेस्ट 2017 से 30 से निकल कर आता है। तो एक एक गोल याद रखने की जरूरत नहीं है, बट कुछ टेक अवे याद रखिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फिर देखिए, इंडिया ने भी अपनी बात रखी और कहा कि भारत ने फॉरेस्ट कवर में सिग्निफिकेंट इंक्रीमेंट किया है इन द पास्ट 10 ईयर्स। कैसे, साइंटिफिक अप्रोच के माध्यम से। हालांकि ये कीवर्ड आप याद रख सकते हैं, सस्टेनेबल फॉरेस्ट मैनेजमेंट क्या होता है, थोड़ा सा कीवर्ड को तोड़ कर देखिए तो चीजें अच्छे से समझ में आएगी। बाकी अन्य कुछ डिटेल जो भारत ने बोला कि जो टोटल फॉरेस्ट एंड ट्री कवर है भारत में, इट हैज इंक्रीज टू 24.62%। हालांकि ये इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 का ही डाटा है, अभी तो लेटेस्ट आ चुका है, तो आप उसे जरूर प्रिपेयर करेंगे अपने प्रीलिम्स के लिए। एंड 17 स्टेट्स हैव मोर देन 33% ऑफ देयर एरिया अंडर फॉरेस्ट कवर। तो अगर एक स्टेटमेंट पूछ लेगा यूपीएससी कि भाई नो स्टेट इन इंडिया फुलफिल्स द टारगेट और द ऑब्जेक्टिव ऑफ नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1988, तो गलत हो जाएगा, क्योंकि जो आपका नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी है ना, उसमें ये बोला गया है कि भाई 33% ऑफ द ज्योग्राफिकल एरिया इंडिया का वो फॉरेस्ट कवर से ऑक्युपाई होना चाहिए। तो 17 स्टेट ऑलरेडी ऑक्युपाइड हैं, इस चीज को आप ध्यान रखेंगे और इसे आप मेंस में भी यूज रख सकते हैं, कर सकते हैं। बाकी आप देखिए, यूनाइटेड नेशन स्ट्रेटेजिक प्लान फॉर फॉरेस्ट, जिसके अंतर्गत ये 6 गोल्स निकल कर आते हैं। तो ये कहाँ से गोल निकल कर आए, तो जो आपका UN फोरम ऑन फॉरेस्ट, जिसकी चर्चा हमने अभी की, तो 2017 में इसका सेशन होता है, तो वहां से ये गोल्स निकल कर आती हैं, और ईयर भी आप देख सकते हैं 2017 से 2030 तक। एंड ऑल मेंबर्स ऑफ द UN आर मेंबर्स ऑफ दिस। इसमें 6 ग्लोबल फॉरेस्ट गोल्स हैं, एक बार देख सकते हैं, देखना है आपको तो। लेकिन एक टारगेट आपको याद रखना है कि इट एम्स टू इंक्रीज द फॉरेस्ट एरिया, यहाँ पर बात की गई है फॉरेस्ट एरिया की, बाई 3% वर्ल्ड वाइड बाई 2030। ओके, एंड कुछ रिपोर्ट्स ये जारी करते हैं, लाइक ग्लोबल फॉरेस्ट गोल्स ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड। एंड नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट थिंग, इंटरनेशनल अरेंजमेंट ऑन फॉरेस्ट। अब ये कहाँ से न्यूज में आ गया भाई, तो ये देखिए, ये जो आपका सेशन ऑर्गेनाइज हुआ वो इंटरनेशनल अरेंजमेंट ऑन फॉरेस्ट के अंतर्गत ही ऑर्गेनाइज हुआ है। तो क्या है ये भाई, ईयर 2000 में एस्टेब्लिश हुआ। एंड इस ऑर्गेनाइजेशन को पहले इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन फॉरेस्ट कहते थे, फिर देखिए इंटर गवर्नमेंटल फोरम ऑन फॉरेस्ट कहा गया, फिर इसको ये नाम दिया गया इंटरनेशनल अरेंजमेंट ऑन फॉरेस्ट। एक एक चीज को मैं तोड़कर बता रहा हूँ ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। फिर ऑब्जेक्टिव की बात करें तो वही चीज है भाई, मैनेजमेंट, कंजर्वेशन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ वेरियस फॉरेस्ट। सिंपल ऐसे ही करके याद रखना है। जनरली कहाँ से ओरिजिनेट हुआ, किससे जुड़ा हुआ है, इस टाइप के स्टेटमेंट फ्रेम करके आपको गलत या फंसाने का कोशिश किया जाएगा क्वेश्चनर के द्वारा, तो ध्यान रखेंगे इस बात को। ओके, 5 कंपोनेंट्स हैं इसके अंतर्गत। एक तो आपका यूनाइटेड नेशन फोरम ऑन फॉरेस्ट ही हो गया, ओके, एज ए फंक्शनल कमीशन ऑफ द UN इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, इकोसॉक, जो UN की है। आई थिंक कि इकोसॉक UN की प्रिंसिपल एजेंसी है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एक बार आप जरूर वेरीफाई करिएगा। फिर देखिए, ग्लोबल फॉरेस्ट फाइनेंसिंग फैसिलिटेशन नेटवर्क, UN ट्रस्ट फंड,
ये सब आपके 5 कंपोनेंट्स है, बट इतना डिटेल में घुसती नहीं है, एक बार आप देख लीजिएगा संतुष्टि के लिए, दैट्स इनफ। तो 12 मिनट हो गया है। एंड नाउ देयर इज ए रिलेटेड न्यूज, इंटरनेशनल फॉरेस्ट गवर्नेंस, ये आपका नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। नॉन प्रॉफिट यानी कि जो प्रॉफिट पर्पज के लिए कार्य नहीं करती है। तो इन्होंने एक रिपोर्ट जारी किया है। क्या रिपोर्ट है भाई? इंटरनेशनल फॉरेस्ट गवर्नेंस। आप बस इतना ही याद रखेंगे कि किसने रिलीज किया है, काफी होगा। इतना लंबा चौड़ा वैसे रिपोर्ट तो पूछती नहीं है, बट नहीं याद रखे तो बेटा है। ओके, और इसमें क्या बातें बोली गई है तो देखिए, इट कंप्राइज ऑफ पॉलिसी, लीगल, इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क फॉर इंटरनेशनल डिसीजन मेकिंग, कि फॉरेस्ट पर कैसे किस तरीके से डिसीजन लिया जाए। बस दैट इज एंड। नाउ वी आर मूविंग टू दिस थर्ड आर्टिकल। आई थिंक दो तो हमने डिस्कस कर लिया। यस, ये हमारा तीसरा आर्टिकल होने वाला है। तो देख सकते हैं आपको क्रोनोलॉजिकल तरीके से कि कैसे चीज़ें एक दूसरे से लिंक्ड है, वो मैं समझाते चल रहा हूँ ताकि आप कंफ्यूज्ड ना रहें और आपको क्लैरिटी मिले, क्योंकि इफ़ यू हैव ट्रस्टेड मी देन देयर शुड बी बेटर कंटेंट डिलीवर्ड टू यू। सो नाउ वी आर मूविंग टू द थर्ड वन, मैंग्रोव्स कंजर्वेशन। तो सबसे पहला सवाल तो उठता है कि भाई मैंग्रोव्स क्या है? क्या आपने कोस्टल रीजन कभी विजिट किया है? सुंदरबन विजिट किया है, या फिर गुजरात विजिट किया हो, आंध्रा विजिट किया हो, तो आपको कोस्ट के आसपास बड़े बड़े पेड़ जैसे दिख जाएंगे, और ये काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं वेव्स को रोकने के लिए, ठीक है, एलोंग विथ बायोडाइवर्सिटी के लिए। तो इन्हीं को हम मैंग्रोव्स नाम देते हैं। एक बार आप यूट्यूब पर सर्च भी कर सकते हैं तो आपको चीज़ें दिख जाएगी। ओके, तो थोड़ा सा हम मैंग्रोव्स के डिस्ट्रीब्यूशन पर बात कर लेते हैं। तो आप देखिए मैंग्रोव्स कहाँ कहाँ लोकेटेड है। जनरली आपको कोस्टल एरियाज में ही मिलेंगे। तो जो भी कोस्टल एरियाज की बात हम कर रहे हैं अभी फिलहाल, है ना, यहाँ पर आपको मैंग्रोव्स दिख जाएगा। और सबसे लार्जेस्ट मैंग्रोव्स इन टर्म्स ऑफ एरिया तो वैसे भी आपको पता होगा वेस्ट बंगाल में है। दैट्स क्लियर? ओके, सो कंटेक्स्ट क्या है? तो IUCN का जो रेड लिस्ट ऑफ मैंग्रोव्स इकोसिस्टम है, इसने इंडिकेट किया है कि 50% ऑफ द मैंग्रोव इकोसिस्टम in the world were classified either as vulnerable, endangered or critically endangered. ओके, अब आप ये सोचेंगे कि भाई IUCN कब से रेड लिस्ट ऑफ मैंग्रोव इकोसिस्टम रिलीज करने लगा? तो यही तो आपको ध्यान रखना है। यहीं पर यूपीएससी क्वेश्चन पूछ देगी, द रेड लिस्ट ऑफ मैंग्रोव इकोसिस्टम इज रिलीज्ड बाय होम। इस टाइप से क्वेश्चन रिसेंट ईयर में आ रहे हैं, इसलिए ऐसे करके आपको प्रिपेयर करना है। ओके, और ये जो एसेस की गई बेसिकली 36 रीजन्स अक्रॉस 44 कंट्रीज में एसेस कर ये रिपोर्ट जारी किया गया है। बाकी अगर इंडिया में मैंग्रोव्स के स्टेटस की बात करें तो ऑलरेडी मैंने आपको बताया कहाँ कहाँ पर है, लेकिन साउथ इंडिया में जो मैंग्रोव्स है, जिस स्टेट का नाम अभी आपको मैप में हमने दिखाया है, इस साइड से लेकर इस साइड साउथ इंडिया, ठीक है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्टेटस में है। वेस्ट इंडिया की बात करें तो वल्नरेबल स्टेटस में। अब आपको लगेगा क्या सर इनका भी हमें IUCN स्टेटस टाइप का याद रखना पड़ेगा क्या? तो नहीं, ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, तो इतने डिटेल में जाने की नहीं है। हाँ, ये जरूर ध्यान रखेंगे डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ कहाँ है मैंग्रोव्स का। ओके, तो बेसिक मैंने आपको बता ही दिया है कि ये भाई ट्रीज ही होते हैं, ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल, वार्म टेम्परेट कोस्ट, इन सब जगहों पर पाए जाते हैं। एंड 15% ऑफ द वर्ल्ड्स कोस्ट लाइन इट कवर्स। क्या सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं? देखिए आप, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, ये सब सर्विसेज प्रोवाइड करती है। बाकी स्टेटस ऑफ मैंग्रोव्स इन इंडिया की बात करें तो लक्षद्वीप आर्किपेलागो एज वेल एज तमिलनाडु कोस्ट में जो आपका मैंग्रोव पाया जाता है, ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। ये किसने बताया है? तो स्टेट ऑफ वर्ल्ड्स मैंग्रोव्स 2024 रिपोर्ट, जो कि ग्लोबल मैंग्रोव अलायंस रिलीज करती है, इसने बताया। एक चीज यहाँ आपको ये ध्यान रखना है फिर कि भाई स्टेट ऑफ द वर्ल्ड्स मैंग्रोव्स 2024 रिपोर्ट कौन रिलीज किया है? ग्लोबल मैंग्रोव अलायंस। दे देगा आपको IUCN, दे देगा आपको भाई UN, नहीं, वहां कंफ्यूज नहीं होना है। बाकी देखिए आप, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 जो कि अभी लेटेस्ट में रिलीज की गई है, नहीं लेटेस्ट वाली तो नहीं है, 2021-27 वाली है शायद, अभी लेटेस्ट वाली आ चुकी है, उससे अपडेट करना आपको। तो इसके अंतर्गत जो हमारे देश में मैंग्रोव्स की इंक्रीमेंट हुई है वो 0.34% से इंक्रीज हुआ है, यानी कि 17 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में मैंग्रोव्स प्लांटेशन वेजिटेशन बढ़ा है। ओके, मेजर लोकेशन आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। इंडिया की क्या क्या इनिशिएटिव चल रही है मैंग्रोव के कंजर्वेशन के लिए? तो मिस्टी स्कीम, यू हैव टू रिमेंबर दिस। व्हाट इज द फुल फॉर्म? मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटेट टेंजिबल इनकम्स, एंड दिस इज रन बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट। फिर देखिए स्वेम इनिशिएटिव, व्हाट इज द फुल फॉर्म? सस्टेनेबल एक्वाकल्चर इन मैंग्रोव इकोसिस्टम।
उसके बाद देखिए मैजिकल मैंग्रोव कैंपेन, ये WWF वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर इंडिया इसे लीड कर रहा है। ओके, इन 9 कोस्टल स्टेट्स इन इंडिया फॉर मैंग्रोव कंजर्वेशन। और भी है बट जो जो इंपॉर्टेंट था मैंने आपको बता दिया। नाउ वी आर मूविंग टू द ग्लोबल इनिशिएटिव्स। तो देखिए मैंग्रोव ब्रेक थ्रू इनिशिएटिव, ये आपका UNFCCC का जो COP27 है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 27, कहाँ पर हुआ था ये? शर्म शेख इजिप्ट में। हालांकि पुराना हो गया, आपको लेटेस्ट वाला याद रखना चाहिए, दो जो लेटेस्ट में हुए हैं। एंड किसके द्वारा लॉन्च किया गया ये? बाय द यूनाइटेड नेशन हाई लेवल क्लाइमेट चैंपियन एंड ग्लोबल मैंग्रोव अलायंस। भाई मैंग्रोव से जुड़ा हुआ है तो मैंग्रोव अलायंस आ जा रहा है, वैसे भी लिंक कर सकते हैं। बाकी फाइनेंशियल फंडिंग की बात की गई है, नो नीड टू गो इनटू द डेप्थ। एंड नाउ वी आर मूविंग टू द अदर रिलेटेड न्यूज। तो लंबे लंबे जो भी इंफॉर्मेशन है हमने अच्छे से कवर कर लिया है। वी आर मूविंग टू द शॉर्टर न्यूज, अब जल्दी ही खत्म हो जाएगा। एक है आपका फॉरेस्ट एडवाइजरी कमिटी। तो कंटेक्स्ट क्या है? दिस फॉरेस्ट एडवाइजरी कमिटी exempted the survey that involves drilling and felling of up to 100 trees for what purpose? Hydro and other developmental projects in forest area। सिंपल सा मतलब है कि हमारे देश में फॉरेस्ट एरिया है भाई, वहां पर अगर डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स या हाइड्रो प्रोजेक्ट लीड किए जा रहे हैं और वहां सर्वे किया जाएगा तो उसके लिए फॉरेस्ट हो सकता है काटे जाएंगे। तो अगर 100 फॉरेस्ट काटे जा रहे हैं, 100 तक काटे जा रहे हैं, तो सर्वे करवाने की जरूरत नहीं है। तो क्या आपको लगता नहीं है कि इट्स लाइक अगेंस्ट द protection of the forest, or it can be against the biodiversity, it can be against the environmental protection। तो इससे आप मीन्स में यूज कर सकते हैं ऐसे ऐसे कंटेक्स्ट को, लाइक रिसेंट डिसीजन टेकन बाय फॉरेस्ट एडवाइजरी कमिटी। ओके, इस तरीके से। सो नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट फॉरेस्ट एडवाइजरी कमिटी। स्टैट्यूटरी बॉडी है भैया ये, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 के अंतर्गत इसे कंस्टिट्यूट किया गया है। यू शुड रिमेंबर दिस, यहाँ पर कंफ्यूजन हो जाएगा एंड यू विल लूज 2 मार्क्स अगर क्वेश्चन आएगा तो। एंड ये कान में ये क्या कार्य करता है? तो भाई कौन से लैंड एरिया में जो फॉरेस्ट है उसको नॉन फॉरेस्ट पर्पस के लिए डाइवर्ट करना है तो फिजिबल होगा कि नहीं, उसका ये रिव्यू करता है। अब देखिए, अप्रूव द डाइवर्जन ऑफ फॉरेस्ट लैंड फॉर नॉन फॉरेस्ट पर्पस। क्या हो गया? नॉन फॉरेस्ट पर्पस, डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट सब हो गए। ओके, या फिर कोई कंपनी स्टैब्लिश हो रही है, फॉरेस्ट को काटना पड़ेगा, सो दिस कैन बी द नॉन फॉरेस्ट पर्पस। देयर आर मेनी डायमेंशंस ऑफ इट। ओके, एंड इट evaluates impact minimization plan, potential damage to the local ecology and wildlife habitat। but the most important thing कि ये जो भी सजेशन रिकमेंडेशन देंगी दे आर रिकमेंडरी, बाइंडिंग नहीं होता है। ओके, तो ये ध्यान रखेंगे। बाकी चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ, फॉरेस्ट इकोसिस्टम रिस्टोरेशन इनिशिएटिव। तो जो कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का सेक्रेटेरिएट है, ये 10th एनिवर्सरी 10वां वर्ष मना रहा है फॉरेस्ट इकोसिस्टम रिस्टोरेशन इनिशिएटिव का। अब क्वेश्चन आ सकता है कि भाई इनिशिएटिव क्या है, कौन लीड करता है, क्या इसके फंक्शंस हैं, इस टाइप से क्वेश्चन आता है। तो इसे लॉन्च किया गया था एज ए पार्टनरशिप बिटवीन कोरियन फॉरेस्ट सर्विस एंड द कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी सेक्रेटेरिएट, एंड इम्प्लीमेंट किया जाता है CBD सेक्रेटेरिएट के द्वारा। एंड क्या कार्य है इसका? तो जो भी डेवलपिंग कंट्रीज है उसको ये असिस्ट करता है कि भाई फॉरेस्ट इकोसिस्टम से रिलेटेड जो नेशनल टारगेट्स है, प्लान्स है, उसको ऑपरेशनलाइज किया जाए, फुलफिल करने में मदद किया जाए इन लाइन विद AG बायोडाइवर्सिटी टारगेट। इतना याद नहीं रखना है बट ऑब्जेक्टिव बेसिक कि हाँ भाई जो भी फॉरेस्ट प्लान सब है उसको ऑपरेशनलाइज करने में सब में ये हेल्प करता है डेवलपिंग कंट्रीज को। और AG बायोडाइवर्सिटी टारगेट थोड़ा सा इस पर आपको गूगल करना है या फिर AG बायोडाइवर्सिटी टारगेट UPSC लिखेंगे गूगल पर तो 5-6 पॉइंट्स इसके आ जाएंगे। यू नीड टू रिमेंबर इट। क्या कुछ इनिशिएटिव है इसका, जैसे स्टेपर इनिशिएटिव जो कि COP13 2016 में लॉन्च किया गया था, which is adoption of a short-term action plan on ecosystem restoration। Then we have the V plan, forest platform। Okay, बस सिंपली ऐसे याद रखना है। So after covering this, we are moving to the next one, European Union's nature restoration plan। अब कंटेक्स्ट क्या है? जो यूरोपियन यूनियन है, यूरोपियन यूनियन बेसिकली ग्रुप ऑफ कंट्री जो यूरोप के हैं, जहाँ पर कॉमन मार्केट होता है, लोगों का मूवमेंट फ्रीली हो सकता है, ट्रेड फ्रीली होता है, ये है आपका यूरोपियन यूनियन। कितने कंट्रीज हैं थोड़ा सा आप हमें कमेंट में बताएं। सो द कंटेक्स्ट इज कि NRP प्रोग्राम को यूरोपियन यूनियन ने अप्रूव किया है। क्या है भाई? नेचर रिस्टोरेशन प्लान। तो इट्स लाइक कॉन्टिनेंट वाइड एंड कम्प्रिहेंसिव लॉ which forms a part of European Union's European Green Deal।
अब ये यूरोपियन ग्रीन डील ये है कि यूरोप चाहता है कि भाई हमारे देश में डिफोरेस्टेशन सबको मिनिमाइज किया जाए, इमिशन सबको कम किया जाए। तो उसके लिए भाई फॉरेस्ट वेरेस्ट काटने पर रोक लगाई जा रही है, रेस्ट्रिक्शंस लगाए जा रहे हैं। वैसे इम्पोर्ट पर जो कहीं ना कहीं डिफोरेस्टेशन करके आए हैं, जैसे आप समझिए कि इंडोनेशिया में पाम ऑयल होता है, ठीक है, अब उसको एक्सपोर्ट करना है यूरोप के किसी देश में जहां पर ये प्रोविजन लागू होगा। तो अगर उसने पाम ऑयल को मतलब पाम ट्रीज को काटा है, ठीक है, और काट के फिर जाके उसका ऑयल निकाल के फिर जाके अगर यूरोप के किसी देश में भेजने का प्रयास कर रहा है, एक्सपोर्ट करने का प्रयास कर रहा है, तो वो फिर रेस्ट्रिक्शंस हो जाएगा, अलाउ नहीं किया जाएगा। दैट इज द बेसिक कंसेप्ट ऑफ दिस नेचर रिस्टोरेशन प्लान। ओके, तो यहाँ पर आप देख लीजिए एम क्या है, कंटेन्स बाइंडिंग रिस्टोरेशन टारगेट फॉर लॉन्ग टर्म रिकवरी। ओके, लॉन्ग टर्म रिकवरी ऑफ नेचर इन यूरोपियन यूनियंस लैंड एंड सी एरियाज। ओके, मैंने इस कंसेप्ट को इससे मर्ज कर दिया है। एक्चुअली दोनों एक तरह के लॉ थे, सो आई वाज लिटिल बिट कंफ्यूज्ड। तो जो मैंने आपको समझाया है ना, वो इसका है, यूरोपियन यूनियन डिफॉरेस्टेशन रेगुलेशन। ओके, ये है जो मैंने समझाया है कि भाई एक्सपोर्ट पर रोक लगा दिया जाएगा अगर डिफॉरेस्टेशन करके प्रोडक्ट को भेजा गया है तो चलिए इसी को समझ लेते हैं। तो कंटेक्स्ट यही था कि इसे 1 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है। यहाँ पर देखिए की गुड्स, यानी कि कुछ गुड्स, सभी नहीं, प्लेस्ड ऑन द यूरोपियन मार्केट will no longer contribute to deforestation and forest degradation in the European Union, and it applies to the wide range of products like palm oil, soya, beef, cocoa, timber, and it will act as barrier for country who export to the European Union. So I have told you the context. हाँ, चलिए इस पर आ जाते हैं। थोड़ा सा मिसप्लेस हो गया है बिकॉज कॉमन लग रही थी चीज़ें, यूरोपियन यूनियन से दोनों चीज़ें रिलेटेड है ना, इसीलिए। सो यूरोपियन यूनियन अप्रूव्स द नेचर रिस्टोरेशन प्लान। तो ये कंटिनेंट वाइड प्लान है, दैट इज ए पार्ट ऑफ यूरोपियन यूनियंस यूरोपियन ग्रीन डील। एंड व्हाट इज द एम ऑफ दिस यूरोपियन ग्रीन डील? तो आने वाले समय में यूरोप नेट जीरो एमिशंस हासिल करना चाहता है बाय 2050, इसलिए ये सब कुछ प्लान्स वो लेकर आ रहा है। तो इसके अंतर्गत ये है कि भाई बाइंडिंग रिस्टोरेशन टारगेट्स, बाइंडिंग मतलब मान्य होगा, मानना ही पड़ेगा, वो टारगेट ये सेट करता है फॉर द लॉन्ग टर्म रिकवरी ऑफ नेचर इन द यूरोपियन यूनियंस लैंड एंड सी एरियाज। बाकी इसके फर्दर डिटेल में नहीं जाना है क्योंकि ये एक यूरोपियन यूनियन से रिलेटेड है, ये कोई इंटरनेशनल लेवल पर नहीं है कि हम इसको और ज़्यादा फर्दर डिटेल में जाएंगे। सिंपली आपसे ये पूछा जा सकता है कि व्हाट दिस प्लान टॉक्स अबाउट, है ना, और जनरली ये भी पूछा जा सकता है कि भाई बाइंडिंग है या नहीं है। सो वी हैव कवर्ड ऑल ऑफ दीज विद इन हाफ एन आवर। नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, वेटलैंड, कोस्टलैंड एंड ओशन। तो वेटलैंड्स काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहता है, इंडिया की बात करें, वर्ल्ड की बात करें, इसका इम्पोर्टेंस भी है। एंड थोड़ा सा अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि भाई वेटलैंड का मतलब क्या होता है, कि आपने वेटलैंड देखा है, तो फॉर श्योर अगर आपको डेफिनेशन नहीं पता है फिर भी आपने वेटलैंड जरूर देखा होगा। हो सकता है वो रामसर साइट के अंतर्गत नहीं आता हो, बट फिर भी आपने वेटलैंड देखा हो, जो ट्रेडिशनल डेफिनेशन से टैली करता है। तो भाई वेटलैंड जो है ना, वो दलदल वाली एरिया होती है जिसमें पानी भी है, मिट्टी भी है, मिक्स होता है, वहाँ पर एकुमुलेटेड रहता है, जैसे पॉन्ड्स की बात है, लेक्स की बात है। सो दैट कैन बी क्वालिफाइड एज वेटलैंड एंड इट कैन बी नेचुरल और मैन मेड। ओके, सो दिस इज द थिंग। चलिए ये हो गया। बाकी इसके अंतर्गत जो पहला टॉपिक है वो है हाई सीज ट्रीटी को लेकर। ओके, ये वेटलैंड वाला टॉपिक आपको आएगा, वो तो मैंने थोड़ा सा पहले आपको बता दिया। देखिए कोरल ब्लीचिंग है, रामसर साइट है ना, तो ये सब आएगा आने वाले समय में। सो डोंट वरी, वी आर कवरिंग 1 to 1। सो पहला है आपका हाई सीज ट्रीटी। न्यूज़ क्या है, कंटेक्स्ट क्या है? तो यूनियन कैबिनेट ने बायोडाइवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल जुरिडिक्शन एग्रीमेंट को मंजूरी दे दी है। मतलब अब भारत भी इस एग्रीमेंट को फॉलो अप करेगा। तो सवाल उठता है कि व्हाट इज दिस बायोडाइवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल जुरिडिक्शन? इसको हम हाई सीज ट्रीटी भी कहते हैं। नाम से वैसे क्लियर हो रहा है कि भाई जो नेशनल जुरिडिक्शन के बियॉन्ड, जो सी वाटर है, वहाँ पर बायोडाइवर्सिटी होती है, लेकिन क्या है कि कंजर्वेशन एफर्ट्स मिनिमल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि
किसी भी देश का सॉवरेन राइट होता नहीं है, तो कोई भी देश वहाँ पर फिशेस को एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, रिसोर्सेज एक्सप्लॉइट करते हैं, तो इससे कहीं ना कहीं बायोडाइवर्सिटी को नुकसान पहुंच सकता है। इसलिए उसके प्रोटेक्शन के लिए, कंजर्वेशन के लिए ये एग्रीमेंट लाया गया है। ओके, सो एक पॉइंट तो क्लियर हो गया। अब दूसरा पॉइंट है कि भाई हाई सीज क्या है, इसको समझते हैं। तो देखिए, जैसे आप कोई भी कोस्टल कंट्री ले लीजिए, इंडिया का ही बात कर लेते हैं, वहां पर समझना आपको आसान हो जाएगा। तो समझते हैं, जैसे इंडिया का कोस्ट है ये, ठीक है। तो इंडिया का कोस्ट है भाई, कोस्ट से लेकर जब आप 12 नॉटिकल माइल्स तक जाते हैं ना, वो टेरिटोरियल सीज कहलाता है। यहाँ पर आप देखते चलिए 12 नॉटिकल माइल टेरिटोरियल सी। उसके बाद अगर 24 नॉटिकल माइल्स तक जाते हैं तो वो कंटिजियस जोन में आता है। और अगर 200 नॉटिकल माइल्स तक जाते हैं, जो कि यहाँ तक है आपका, जो कि एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन भी उसके अंतर्गत शामिल होता है, तो वो आपका एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कहलाएगा, ठीक है, फ्रॉम द बेस लाइन। अब इसके बियॉन्ड, यानी कि अगर 200 नॉटिकल माइल से बियॉन्ड हम जाते हैं तो फिर हाई सी जा सकता है। और ये सब जो क्राइटेरिया बताए गए हैं, ये सब बेसिकली अनक्लॉज में मेंशन किए गए हैं, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉज ऑफ सी। ओके, अब ये भी नहीं होता है कि सबके लिए यही नियम लागू होते हैं। जैसे कोई आइलैंड है तो उसके लिए डिफरेंट नियम लागू हो सकते हैं। इंडिया के केस में मैंने नियम आपको बताया है, इस पर यूपीएससी ने पीवाईक्यू में क्वेश्चन भी पूछा है, इसलिए मैंने थोड़ा सा डिटेल से एक्सप्लेन किया है इसको। हालांकि आप देख सकते हैं यहाँ पर चीज़ें और भी एक्सप्लेन की गई है। टेरिटोरियल सी आपका अप टू 12 नॉटिकल माइल्स आएगा फ्रॉम द बेस लाइन, फिर कॉन्टेजियस जोन अप टू 24 नॉटिकल माइल्स फ्रॉम द बेस लाइन, फिर एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन अप टू 200 नॉटिकल माइल्स फ्रॉम द बेस लाइन। ओके, ये चीज़ है, तो ये क्लियर हो गया। अब वही मैंने आपको बताया कि भाई इस साइड जो है ना, हाई सीज में कहीं ना कहीं बायोडाइवर्सिटी प्रोटेक्शन के लिए उतना ज़्यादा रूल्स रेगुलेशन पालन किए नहीं जाते हैं, क्योंकि ये किसी के सॉवरेन राइट्स के अंतर्गत आता नहीं है, इसलिए ये काफ़ी ज़्यादा वल्नरेबल है टू बायोडाइवर्सिटी लॉस। दैट्स वाई इंटरनेशनल एग्रीमेंट लाने का प्रयास किया गया है कि इसको प्रोटेक्ट किया जाए, कंजर्व किया जाए। तो सब देश राजी होंगे तभी तो ये चीज़ लागू हो सकती है। ओके, बाकी देखिए एक फैक्ट भी है, हाई सी आर कंसिडर्ड ग्लोबल कॉमन। ग्लोबल कॉमन मतलब बिलोंग्स टू नो वन एंड एवरीवन एंजॉय द राइट्स देयर, एंड इट कवर्स 64% ऑफ द टोटल सी एरिया, ठीक है। एंड नाउ वी आर कमिंग टू दिस एग्रीमेंट। तो वही है, कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल यूज ऑफ मेराइन बायोडाइवर्सिटी की बात करता है। यहाँ पर याद रखना है आपको, रेस्ट्रिक्शंस की नहीं बात कर रही है कि भाई यूज करने ही नहीं देंगे, सस्टेनेबल यूज की बात कर रहे हैं, साथ के साथ कंजर्वेशन की भी बात करी जा रही है। एंड इट इज द ट्रीटी अंडर द अनक्लॉज, जो कि मैंने आपको बता ही दिया है, एंड इट विल बी द थर्ड इम्प्लीमेंटेशन एग्रीमेंट अंडर अनक्लॉज। तो दो भी दिए गए यहाँ पर, 1994 का एक एग्रीमेंट है और 1995 का एक एग्रीमेंट है। ओके, और ये 2023 में अडॉप्ट किया गया था, एंड इट वाज ओपन फॉर सिग्नेचर फॉर 2 years। एंड एक बार अगर ये लागू हो जाएगा, ठीक है, रेटिफाई हो जाएगा मिनिमम थ्रेशोल्ड कंट्रीज की तरफ से, तो फिर ये लीगली बाइंडिंग ट्रीटी हो जाएगी। अभी देखिए आप 91 कंट्रीज ने साइन किया है एंड 8 पार्टीज हैव रेटिफाइड। वही मैं आपको बोलता हूँ, साइन करने वाले तो बहुत हैं, लेकिन जब तक एक मिनिमम थ्रेशोल्ड कंट्री के द्वारा रेटिफाई नहीं किया जाएगा ना, तब तक ये लागू नहीं होगा, तो लीगली बाइंडिंग भी नहीं होगा। ओके, बाकी देखिए भारत में कौन सी मिनिस्ट्री से टैकल करेगी, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस, ठीक है। क्या की प्रोविजन है इस एग्रीमेंट के, तो एरिया तो मैंने बता ही दिया, हाई सीज एरिया में लागू होगा, बट इट डज नॉट अप्लाई टू वॉरशिप, मिलिट्री एयरक्राफ्ट और नेवल ऑक्सिलरी, बस याद रखना एक्सेप्शन के रूप में। बाकी आप देखिए इंस्टीट्यूशनल एग्रीमेंट जो है इसमें बात है, और इसके अंतर्गत कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज भी स्टैब्लिश होगी। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी यानी कि जो मेंबर्स होंगे वो मीट करेंगे, रूल्स बनाएंगे, देख रेख करेंगे भाई क्या चल रहा है, सच में प्रोटेक्शन चल रहा है, भाई सिर्फ भाषणबाजी हो रही है। तो मेन डिसीजन मेकिंग यही होता है, जैसा कि आप देखते हैं UNFCCC है, CBD है, हर जगह कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी ही मेन डिसीजन बॉडी होती है। फिर देखिए साइंटिफिक टेक्निकल बॉडी है, सब्जेक्ट मैटर कमिटीज है, फाइनेंशियल मैकेनिज्म की भी बात है, लेकिन वॉलंटरी ट्रस्ट फंड सेटअप किए जाएंगे। भाई देश को मर्जी है तो दिया, जितना देना है वो दिया, ऐसे करके कोई कंपल्सरी नहीं होगा। अलॉन्ग विद स्पेशल ट्रस्ट फंड भी होगी। मतलब सिंपल ध्यान रखना है कि हाँ फंड की बात तो की गई है, बट मेनली वॉलंटरी है। ओके, एंड 4 सब्सटेंशियल एलिमेंट्स ऑफ दिस ट्रीटी, एक है आपका मेराइन जेनेटिक रिसोर्स, और इसके अंतर्गत फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ बेनिफिट्स की भी बात की जाती है।
अब ये फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ बेनिफिट्स क्या होता है, इसको थोड़ा समझिए। सपोज कोई कम्युनिटी है जिसको किसी मेराइन रिसोर्सेज के बारे में पता है कि भाई इससे कैंसर का इलाज हो जाएगा, ठीक है। अब इसने किसी कंपनी, मेडिकल कंपनी को बताया, उससे रिसर्च हुई तो पता चला कि हाँ भाई सच में ये फायदेमंद हो सकता है, तो अब उससे वो खूब कमा रहा है। लेकिन जिसने बताया है, जिस कम्युनिटी ने बताया है, जिसके पास ये ट्रेडिशनल नॉलेज था, ये ट्रेडिशनल खजाना था, उसको भी तो कुछ मिलना चाहिए ना, तो उसको मिलना चाहिए। वही बात करता है आपका फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ बेनिफिट्स। ओके, ये है। बाकी देखिए, मेजर सच एरिया बेस्ड मैनेजमेंट टूल्स इंक्लूडिंग मेराइन प्रोटेक्टेड एरियाज टू कंजर्व दिस बायोडाइवर्सिटी लोकेशन। एंड अभी फिलहाल अगर देखें तो सबसे बड़ा मेराइन प्रोटेक्टेड एरियाज, मेराइन मतलब वाटर से रिलेटेड, ठीक है, वो है अंटार्कटिका का रॉस सी। अब आप मैप खोलिए एटलस का और देखिए कि रॉस सी कहाँ पर लोकेटेड है। एंड ऑल्सो दे टॉक अबाउट इम्पैक्ट, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट। छोटी छोटी बातें हैं यहाँ पर। आप हमें बताइए कि इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट क्या होता है। मैंने आपको ओनली आई इसके मेंस सीरीज में बताया है डिटेल से। बाकी देखिए, अनक्लॉज की बात करें तो ये कॉम्प्रिहेंसिव इंटरनेशनल लॉ है जो लेजिटिमेट राइट्स प्रदान करता है सी वाटर्स का, ओके, बेस्ड ऑन वेरियस डायमेंशंस। तो आज आप जो देखते हैं कि भाई इंडिया का मैप है, उसके पास इतना एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, टेरिटोरियल सी है, ये सब अनक्लॉज के अंतर्गत ही गवर्न होता है। उसके साथ साथ और भी देश है, यूएसए का भी होगा, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज का भी होगा, तो वो सब इसी कन्वेंशन के अंतर्गत गवर्न होते हैं। इन्फोर्स हुआ था 1994 में एंड भारत ने इस पर एक्सेप्ट किया हुआ है। बाकी देखिए, इट डिफाइंस द राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द नेशन रिगार्डिंग एक्टिविटीज, व्हाट टू बी डन, व्हाट नॉट टू बी इन द ओशियन, एड्रेसेस इश्यू ऑन सॉवरेनिटी। एंड इसी अनक्लॉज के अंतर्गत इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी भी इस्टेब्लिश की गई है। ये ध्यान रखना है, इस पर क्वेश्चन आया हुआ है। ओके, सो वी हैव कवर्ड दिस, नाउ वी आर मूविंग टू द कोरल ब्लीचिंग। तो कोरल ब्लीचिंग पर चर्चा करते हैं, ये भी एक अच्छा टॉपिक है, मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है और प्रीलिम्स के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही। हम बेसिक से शुरुआत करेंगे, भाई कोरल से सब क्या होते हैं, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, एंड व्हाट डू मीन बाय कोरल ब्लीचिंग, ऑल ऑफ दैट इन दिस सीरीज। तो कंटेक्स्ट क्या है, अभी काफी ज्यादा कोरल ब्लीचिंग देखने को मिला है अलोंग द इंडियन कोस्ट, अफेक्टिंग द लक्षद्वीप, गल्फ ऑफ मन्नार, पाक बे, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। नाउ फर्स्ट you need to look into the map where these locations are located, and लक्षद्वीप और अंडमान एंड निकोबार के बारे में आपको अच्छे से जानकारी इकट्ठा करनी है, यहाँ से क्वेश्चन आता है। ओके, अब क्वेश्चन आया है कोरल ब्लीचिंग का। तो भाई ब्लीचिंग का मतलब क्या होता है, डीकलराइजेशन। तो कोरल्स जो है, जो कि सिम्बायोटिक रिलेशंस में होते हैं कोरल्स के, और जो आपका एल्गी है, जूजेंथली कहते हैं। तो जो एल्गी है, जब कोरल पॉलिप्स को छोड़कर भागने लग जाते हैं ड्यू टू द स्ट्रेसफुल सिचुएशन इन द ओशियन, कैन बी टेम्परेचर राइज, इन कैन बी पॉल्यूशन, तो वो कोरल ब्लीचिंग कहलाता है। यूट्यूब पर कोरल ब्लीचिंग सर्च करिए और काफ़ी वीडियो आएंगे, 2-3 मिनट का जो वीडियो है उससे आप देख लीजिए, बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। ओके, और भी एग्जांपल्स कोरल ब्लीचिंग के हमें देखने को मिले, लाइक लक्षद्वीप आइलैंड, जो कि टोटली कोरल्स से ही बना है, ठीक है। अंडमान निकोबार तो चलो वोल्केनिक ओरिजिन है, जो भी उसमें टेक्टोनिक फैक्टर्स इन्वॉल्व है, लेकिन लक्षद्वीप जो है कंप्लीटली कोरल से बना है। यहाँ पर दिया भी गया है, मेड अप ऑफ कोरल अटोल्स। वैसे आप हमें बताइए अटोल्स क्या होता है, ठीक है। तो ब्लीचिंग देखने को मिली है, बाकी गल्फ ऑफ मन्नार में भी ब्लीचिंग देखने को मिला है, गोवा में भी देखने को मिला है। आप देखिए, कोरल ब्लीचिंग हैज स्टार्टेड बट इज लिमिटेड टू वन स्पीसीज, दैट इज गोनियोपोरा। ये स्पीसीज के नाम नहीं याद रखने हैं, साइंटिफिक नेम दिया गया, अल्टीमेटली ये सब कोरल्स ही हैं। ओके, सो अब कोरल्स क्या है उसको देखेंगे, लेकिन यहाँ पर देखिए जो मैप दिया गया है वो कोरल के डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बताया गया है, कहाँ कहाँ है कोरल। गल्फ ऑफ कच्छ में भी मिल जाते हैं, लक्षद्वीप आइलैंड में तो है ही, अंडमान निकोबार में भी है, गल्फ ऑफ मन्नार देखिए यहाँ पर मैप दिया गया, इधर आपका श्रीलंका है, इधर आपका जो गल्फ ऑफ मन्नार है, पाक बे है, दोनों यही लोकेटेड है। ओके, फिर देखिए यहाँ पर भी आप डायग्राम देख सकते हैं, यहाँ पर भी लोकेटेड है। इस साइड आपको नहीं देखने को मिल रहा होगा, क्यों, क्योंकि भाई फ्रेश वाटर इंटर करते रहती है और यहाँ का टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा होता है इसलिए भी, और सिल्टेशन होते रहता है, तो ऐसे में
कोरल काफ़ी ज़्यादा नाजुक होता है, इसलिए थोड़ा सा वहाँ एग्जिस्टेंस नहीं देखने को मिलता है, दैट इज़ द रीजन। बाकी देखिए कोरल्स की बात करें तो दीज आर इनवर्टिब्रेट एनिमल्स, कोरल्स की बात हो रही है, ओके, एंड इट बिलोंग्स टू द लार्ज ग्रुप ऑफ एनिमल्स कॉल्ड सिनोडेरिया, ये याद रखना है। एंड कोरल्स के अंतर्गत आपके या तो हार्ड कोरल्स हो सकते हैं और सॉफ्ट कोरल्स हो सकते हैं। जो हार्ड कोरल्स होते हैं ना, वो बेसिकली कोरल रीफ बनाते हैं, क्योंकि हार्ड कोरल्स स्टेबलाइज होते हैं। जैसे सीमेंट आपने देखा होगा ना, तो जमने लग जाता है लेयर बाय लेयर, तो उसी प्रकार से आप मानिए कोरल्स भी होता है, और वो भी कैल्शियम से ही बना हुआ होता है, ठीक है। एंड कोरल रीफ जो बनती है, रीफ यानी कि जो ग्राउंड जिस पर कोरल जो एल्गी वाला पार्ट है, जो जेंथली वो आके बैठते हैं और फिर कलराइजेशन होता है, तो दीज आर फॉर्म्ड बाय पॉलिप्स ऑफ हार्ड कोरल्स एंड दे एस्टैब्लिश सिम्बायोटिक रिलेशनशिप विद द एल्गी, जिसको जूजेंथली भी कहते हैं, मैंने आपको बताया है, और इसके कारण आपको वेरियस कलर्स कोरल्स में देखने को मिलते हैं। ग्रोथ कंडीशन क्या है भाई, वार्म वाटर चाहिए, समझिए वार्म वाटर चाहिए, ठीक है। और आप देखिए ओशन में वार्म वाटर होता है, बिल्कुल होता है। सॉल्टी भी चाहिए, सॉल्टी है ना। क्लियर एंड शेलो मेराइन वाटर, क्यों भाई, लाइट चाहिए होगा एल्गी को, ठीक है। ये कुछ कंडीशन है। बाकी सिग्निफिकेंस की बात करें रीफ की, तो रेन फॉरेस्ट ऑफ द ओशियन कहा जाता है, क्यों, क्योंकि भाई ये जो है बहुत सारे स्पीसीज को घर प्रदान करते हैं, खाना प्रदान करते हैं, एंड दे हैव हाई प्रोडक्टिविटी, हाई बायोडाइवर्सिटी। आप यहाँ पर देखिए सपोर्टेड अराउंड 25% ऑफ मेराइन लाइफ, मिनिमाइज द स्टॉर्म इम्पैक्ट, जो स्टॉर्म्स या वेव्स आते हैं ना ओशियन में, तो उसको उसकी ताकत को, एनर्जी को कम करने में ये मदद करते हैं, ओके। एंड टूरिज्म तो है, ये कार्बन सिंक का भी एक काम करता है, इट स्टोर्स द कार्बन। सो इतने सारे बेनिफिट्स कोरल्स हमें प्रोवाइड करती हैं। तो भाई अगर कोरल ब्लीचिंग हो रहा है तो नेचर के लिए नुकसान है, ह्यूमंस के लिए नुकसान है, बायोडाइवर्सिटी के लिए नुकसान है, ओके। बाकी कोरल ब्लीचिंग मैंने आपको बता ही दिया है। और जब कोरल्स जो एल्गी है वो भागने लग जाते हैं, गायब होने लग जाते हैं, तो आप देखिए द कोरल्स स्टार्ट्स बिकमिंग वाइट। एंड ये भी एक स्टडी में बोला गया है कि 2023-24 का जो वर्ष है, इट इज बीइंग नेम्ड एज 4th ग्लोबल मास कोरल ब्लीचिंग इवेंट, यानी कि इस वर्ष में भी काफी ज्यादा कोरल ब्लीचिंग इवेंट हुआ है। पिछले 3 तो हो चुके हैं जहां पर ग्लोबल मास ब्लीचिंग हुआ था, और ये 2023-24 चौथा होगा, ठीक है। फैक्टर्स बहुत सारे हैं, और जो भी नेगेटिव फैक्टर्स होंगे ना, वो मान के चलिए कि इट विल बी वन ऑफ द रीजन। जिससे आप देखिए ओशियन टेम्परेचर बढ़ जाना, पॉल्यूशन, लो टाइड्स एक्सट्रीम हो जाना, तो इसके कारण क्या है कि जो कोरल्स एक्सपोज हो जाएंगे टू द सरफेस, और फिर इट कैन बी डेडली फॉर द कोरल्स। देन ओशियाटिक एसिडिफिकेशन, बायोलॉजिकल इन्वेजन, एपिजोटिक्स, इट इज लाइक पैथोजन इंड्यूस ब्लीचिंग, यानी कोई डिजीज या वायरस ने अटैक कर दिया कोरल के, तो फिर वो हो सकता है गड़बड़ी। बाकी देखिए इनिशिएटिव्स क्या लिए गए हैं फॉर द कोरल्स कंजर्वेशन। तो लीगल इनिशिएटिव we have the Coastal Regulation Zone Notification 1991, and this CRZ is issued under Environment Protection Act 1986, and इसको शेड्यूल 1 में रखा गया है इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कोरल स्पीसीज को, दैट शुड बी रिमेंबर्ड, ये याद रखिए अच्छे से। और भी बहुत सारे, बट प्रीलिम्स के लिए सच वो इम्पोर्टेंट नहीं है। और एक जो क्वेश्चन आया भी था बायोरॉक टेक्नोलॉजी के बारे में, तो उसको देख लीजिए, कंजर्वेशन के लिए जो एफर्ट चल रही है। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया विद द गुजरात फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, इन्होंने कोरल रीफ्स को रिस्टोर किया है इन द गल्फ ऑफ कच्छ, और उन कोरल रीफ्स को रिस्टोर किया गया जो एक्सटिंक्ट हो गए थे, नष्ट हो गए थे 10,000 साल पहले। और ये सक्सेसफुल भी हुआ किस टेक्नोलॉजी के माध्यम से, बायोरॉक टेक्नोलॉजी। बस एक स्टेटमेंट याद रखना है, बायोरॉक टेक्नोलॉजी इज रिलेटेड टू व्हाट, तो फॉर द रिस्टोरेशन ऑफ द कोरल रीफ्स। और ये यूपीएससी ने ऑलरेडी पूछा है प्रीलिम्स में। ऐसे कीवर्ड बेस्ड क्वेश्चन ना खूब पूछती है यूपीएससी, कम से कम 5-6 क्वेश्चन तो कीवर्ड बेस्ड क्वेश्चन ही रहता है, तो 10-15 नंबर तो ऐसे ही आ जाते हैं अगर कीवर्ड पर फोकस किया गया हो आपके द्वारा तब। बाकी ग्लोबल इनिशिएटिव देखिए, वी हैव द इंटरनेशनल कोरल रीफ इनिशिएटिव, 1994 में ये फाउंड हुआ था एट द फर्स्ट कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज ऑफ सीबीटी, एंड इंडिया इज ए मेंबर, ये याद रखना है। एंड दैट्स ऑल। नाउ वी आर मूविंग टू द आर्टिफिशियल रीफ। तो कंटेक्स्ट क्या है, 300 आर्टिफिशियल रीफ डिप्लॉय किए गए हैं ऑफ द कोस्ट ऑफ रामेश्वरम। भाई रामेश्वरम जो इंडिया का मैप है ना, यहाँ देखिए, तो ये जो आपको इंडिया और श्रीलंका को जोड़ते हुए कुछ नजर आ रहा है ना, तो इसी के आसपास आपको रामेश्वरम मिलेंगे, है ना। रामेश्वरम इज ऑल्सो होली प्लेस, किस लिए थोड़ा आप हमें बताइए। एंड वन ऑफ द इम्पोर्टेंट पर्सनालिटी इज एसोसिएटेड विद रामेश्वरम, उनका भी आप नाम बताइए।
तो यहाँ पर आर्टिफिशियल रीफ डिप्लॉय की गई है। अब आर्टिफिशियल रीफ मतलब क्या, जो नेचुरली नहीं क्रिएट हुआ, आर्टिफिशियली क्रिएट करके हमने रीफ को स्टैब्लिश कर दिया। वहां पर क्या है, कोरल्स को लाया जाएगा, जू जंतुली को बुलाया जाएगा, ताकि वहां पर कोरल्स को रिहेबिलिटेट किया जा सके। बेसिक प्रिंसिपल यही है, ठीक है। और ये कैसे बनाए जाते हैं आर्टिफिशियल रीफ? टेक्नोलॉजी के माध्यम से। एंड दे आर प्लेस्ड ऑन द सी बेड विद अ फिक्स साइंटिफिक डिजाइन, सो दैट वहां पर कोरल्स ग्रो कर सके, उनको नेचुरल हैबिटेट जैसा लगे, सो दैट कोरल्स शुड एग्जिस्ट और सर्वाइव। क्या मटेरियल यूज किए जाते हैं? बहुत सारे मटेरियल है, देख लो आप। एंड ये पॉइंट आपको याद रखना है, जो डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज है वो प्रमोट कर रही है आर्टिफिशियल रीफ्स को अंडर द प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। क्योंकि आप समझिए कि भाई ये कोरल सिर्फ टूरिज्म के लिए नहीं है। अब यहाँ पर कोरल्स अगर आ रहे हैं तो फिर मछलियों के भोजन का भी कार्य करेगा, तो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली मछली का भी प्रोडक्शन होगा, और इससे जो मछुआरे हैं, फिशरमैन है, उनकी भी आमदनी बढ़ेगी। एंड दैट इज द इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस। उस एंगल को आप देखिए, ठीक है। सो वी हैव कवर्ड दिस टॉपिक। नाउ वी आर मूविंग टू द रामसार साइट्स। वैसे तो इसका कंटेक्स्ट मैंने शुरुआत में ही डिस्कस कर दिया है आपको, वेटलैंड्स के बारे में बताया था आपको, ठीक है। तो अब हम रामसर साइट्स की तरफ मूव कर रहे हैं। कंटेक्स्ट यही है, कुछ न्यू वेटलैंड्स इंडिया में रामसर साइट के लिस्ट में इंक्लूड किए गए। अब टोटल जो रामसर साइट हमारे देश में हो गया है वो है 85। ओके, तो क्या है भाई, कौन कौन से ऐड किए गए? वैसे तो लेटेस्ट जो 2024, 25 या 23 के कुछ जो रामसर साइट्स है ना, वो आपको याद रखने चाहिए, क्योंकि ऐसा कोई जरूरी नहीं कि यूपीएससी जो है जो लेटेस्ट करंट में न्यूज है उसी का पूछ ले। थोड़ा सा प्रीवियस ईयर में भी जाके पूछ लेती है कि ऐसे ऐसे क्वेश्चंस अगर आ जाते हैं तो आपके फ्री के मार्क्स होंगे। थोड़ा सा याद ज़्यादा करना पड़ता है, आई नो, बट इट विल बी एक्स्ट्रा बेनिफिशियल फॉर यू। उसी प्रकार से आप देख लीजिए, जो नेशनल पार्क्स हैं, टाइगर रिजर्व्स हैं, मैच द फॉलोइंग करके पूछा जाता है, तो इट कैन गिव यू एक्स्ट्रा एज कम्पेयर टू द अदर्स। सो एज ए सजेशन आप इसे अडॉप्ट कर सकते हैं। अभी से ही पढ़ेंगे, देखते रहेंगे, रोज की रोज तो चीज़ें याद होती चली जाएंगी, नो बिगर इशू। ओके, तो कौन कौन से भाई? एक तो है नागी एंड नकती बर्ड सेंचुरी, जो कि बिहार में ही है, और ये मैन मेड रिजर्वेयर है। ये दो हैं, एक नहीं है। नागी बर्ड सेंचुरी और नकती बर्ड सेंचुरी, ये दो हैं, ठीक है। एंड मैन मेड रिजर्वेयर है, कंफ्यूज नहीं होना है। फिर है नंजराजोयन बर्ड सेंचुरी, जो कि तमिलनाडु में। काजुवली बर्ड सेंचुरी, ये भी तमिलनाडु में। बर्ड सेंचुरी यानी कि यहाँ पर कहीं ना कहीं बर्ड्स जो हैं काफी ज्यादा संख्या में आते होंगे, सर्वाइव करते होंगे, ठीक है। और जो नंजरायन लेक है, दिस आर सैलो वेटलैंड एंड नेम्ड आफ्टर द किंग नंजुरायन, जिन्होंने रिपेयर किया था इस लेक को। तो एक क्वेश्चन हिस्ट्री से भी आपसे पूछा जा सकता है, तो इसे याद रखेंगे। बाकी काजुअली की बात करें तो ब्रैकिस सैलो लेक, ब्रैकिस वाटर किसे कहते हैं थोड़ा सा हमें बताइए। एंड है तो ये तमिलनाडु में ही, कनेक्टेड टू द बे ऑफ बंगाल एंड लाइज इन द सेंट्रल एशियन फ्लाईबे ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज। क्या आप सेंट्रल एशियन फ्लाईबे के बारे में जानते हैं? अगर नहीं तो जस्ट टाइप दिस एंड यूपीएससी 5 पॉइंट्स निकाल कर शांति से बैठ जाना है, ठीक है। फिर तवा रिजर्वेयर मध्य प्रदेश में है एंड इट इज लोकेटेड इनसाइड द सतपुरा टाइगर रिजर्व। सतपुरा टाइगर रिजर्व भी एमपी में ही है एंड इट बॉर्डर्स द सतपुरा नेशनल पार्क, जो कि एमपी में ही है, एंड बोरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो कि एमपी में ही है। ऐसे करके याद करना पड़ता है। बोरी वाला न्यूज में आ गया तो भाई बोरी भी याद रखेंगे, मध्य प्रदेश में, ठीक है। एंड कंस्ट्रक्टेड एट द कन्फ्लुएंस ऑफ तवा एंड देनवा रिवर्स। बाकी वेटलैंड की बात करें तो मैंने आपको बता ही दिया है, एरिया ऑफ लैंड दैट इज सैचुरेटेड विद वाटर, यानी कि पानी और जो मिट्टी होती है दोनों का जो दलदला एरिया रहता है उसको हम कहते हैं। लेकिन अगर हम रामसर साइट के अंतर्गत डेफिनेशन की तरफ जाएं तो उन्होंने 9 क्राइटेरिया बात करा है, 9 क्राइटेरिया, और उसमें से अगर एक भी क्राइटेरिया फुलफिल हो गया तो वी कैन से कि दीज आर वेटलैंड अंडर द रामसर साइट। ओके, हालांकि देश स्वतंत्र है, वेटलैंड डिक्लेयर करने के लिए इसमें कोई इशू नहीं है, लेकिन रामसर साइट के अंतर्गत डिक्लेयर होना हो तो ये कम से कम 9 में से एक क्राइटेरिया फुलफिल करना होगा। जैसे एक क्राइटेरिया है कि भाई वो जो वेटलैंड होना चाहिए, दे रेगुलरली सपोर्ट 20,000 और मोर वाटर बर्ड्स। ओके, सिग्निफिकेंस क्या है भाई वेटलैंड का? बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है, यहीं पर आप देख लीजिए ना, 20,000 वाटर बर्ड्स को सपोर्ट करता हूँ, तो भाई 20,000 कम थोड़ी ना होते हैं। ओके, और सिर्फ बर्ड्स नहीं, और भी स्पीसीज वहां पर रह सकते हैं, जो पेड़ पौधे हैं वो भी तो होते हैं। एंड वेटलैंड कवर्स ओनली 6% ऑफ अर्थ सरफेस बट सपोर्ट 40% ऑफ द ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी, दैट इज द इंपॉर्टेंस। एंड इट फंक्शंस एज ए किडनी ऑफ द अर्थ। अब किडनी क्यों कहते हैं इसको? बिकॉज किडनी जो है वो फिल्टर करने का काम करता है इम्प्योरिटीज को। तो भाई जहाँ वेटलैंड है वो दलदला पानी है, तो भाई अब क्या है ना कि
उसके अंदर नीचे तो जमीन है। अब जब ये ग्राउंड वाटर में वाटर स्ट्रिप करेगा धीरे धीरे, तो ऐसे में क्या है ना, हैवी मेटल्स भी तो जा सकते हैं, और वही ग्राउंड वाटर के रूप में अगर हम पियेंगे तो भाई शरीर खराब होगा, या फिर एनिमल्स को अगर ग्राउंड वाटर मिलता है कहीं से भी किसी भी तरीके से तो उसको भी परेशानी होगी, दिक्कतें होंगी, बीमारी होगी। तो ये वेटलैंड क्या करता है कि हैवी मेटल्स को एब्जॉर्ब कर लेता है। यहाँ पर देखिए, एब्जॉर्ब्स हैवी मेटल्स एंड एक्सेस न्यूट्रिएंट्स, ओके, दैट हेल्प्स टू बैलेंस द मटेरियल्स इन द वाटर, दैट्स व्हाई किडनी ऑफ द अर्थ, और इस पर यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है। बाकी अन्य बेनिफिट भी है, न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन। नाउ टेल मी, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन क्या होता है भाई, लंबा चौड़ा नाम है। बाकी आते हैं रामसर कन्वेंशन की तरफ। तो ये इंटर गवर्नमेंटल ट्रीटी है दैट टॉक्स अबाउट कंजर्वेशन एंड वाइज यूज ऑफ वेटलैंड। दोनों बातें याद रखनी है। जैसे हमने बायोडाइवर्सिटी बियॉन्ड नेचुरल रिडक्शन की बात करी ना, कि भाई वहां पर कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल यूज की बात करता है, यहाँ पर भी वही है कि कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल यूज की बात करता है एंड द रिसोर्सेस। एंड रामसर नाम इसलिए पड़ा क्योंकि रामसर एक जगह ईरान में, तो वहीं पर ये कन्वेंशन साइन हुई थी, दैट्स व्हाई इट गॉट द नेम रामसर 1971 में, और 1975 में फोर्स में आया। तो 1971 में अडॉप्ट किया गया, ध्यान रखिए, 1975 में फोर्स में आया, और 1982 में इंडिया इसका पार्टी बना, ओके। एंड इसी के अंतर्गत होता है रामसर साइट लिस्ट ऑफ वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। बाकी रामसर लिस्ट की बात करें तो क्राइटेरिया मैंने आपको बता दिया, 9 में से 1 फुलफिल होनी चाहिए। और इसके अंतर्गत एक आता है आपका मॉनिटरिक्स रिकॉर्ड। भाई मॉनिटरिक्स रिकॉर्ड में उन रामसर साइट्स को डाल दिए जाते हैं जो थ्रेटेंड है, जिनकी इकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज हो गई है या चेंज हो रही है या हो सकती है इन द फ्यूचर ड्यू टू पॉल्यूशन एंड अदर ह्यूमन इंटरफेरेंस, तो उसको इसमें डाल दो। जस्ट लाइक कि भाई इसको प्रोटेक्ट करने के लिए, ताकि ये रिकवर हो जाए या फिर डैमेज ना हो, उसको मॉनिटरिक्स रिकॉर्ड में डाल देते हैं। इंडिया में 2 प्रोटेक्टेड एरियाज है जिनको मॉनिटरिक्स रिकॉर्ड में डाला गया है। एक तो लोकटक लेक मणिपुर, यहाँ पर डांसिंग डियर आपको मिल जाता है। दूसरा आपका कियोलादेव नेशनल पार्क जो कि राजस्थान में, ये भी इंक्लूडेड है। सबसे ज्यादा रामसर साइट तमिलनाडु में, फॉलोड बाय उत्तर प्रदेश। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, टीएन देन यूपी, ओके, दैट्स ऑल। बाकी देखिए अदर वेटलैंड्स जो चर्चा में है ये दिए गए हैं, मैं इसका पीडीएफ आपको शेयर कर दूंगा टेलीग्राम पर, आप इसको गो थ्रू कर लेंगे, क्योंकि जो मैंने हाईलाइट किया है उसे ही पढ़ना है, चीजें समझ में आ जाएंगी, अदरवाइज इट विल टेक 10 मिनट्स टू कंप्लीट दिस। सो हमें भी बताना है, आपको भी पढ़ना है, तो बेटर यू शुड रीड बाय ऑन, ओके। बाकी चलिए अदर रिलेटेड न्यूज की तरफ जाते हैं, एंड देन वी विल बी मूविंग टू द सम टर्म्स एंड उसके बाद ऑर्गेनाइजेशंस इन न्यूज, एंड देन वी विल बी कंप्लीटिंग दिस टॉपिक फॉर टुडे, ठीक है। सो पहला है आपका यूनाइटेड नेशन वाटर कन्वेंशन स्प्रिंग इनिशिएटिव। सो इसको लॉन्च किया गया है यूएन बैक्ड नेटवर्क प्रिंसिपल्स फॉर रेस्पॉन्सिबल इन्वेस्टमेंट, ओके। और कार्य क्या है इसका, तो जो नेचर लॉस हो रहा है, नेचर लॉस में बहुत सारी चीजें होती है, फॉरेस्ट का नुकसान सब हो रहा है, बायोडाइवर्सिटी सबका नुकसान हो रहा है, उसको रिवर्स करना है बाय 2030। दैट इज द एम ऑफ यूनाइटेड नेशन वाटर कन्वेंशन स्प्रिंग इनिशिएटिव। टारगेट याद रखना है, ठीक है। एंड इट इज सपोर्टेड बाय कॉलिशन ऑफ 200 इन्वेस्टर, क्योंकि इसके लिए पैसा चाहिए भाई, तो पैसे कलेक्ट करने के लिए इन्वेस्टर इज वेरी नेसेसरी। ऑब्जेक्टिव मैंने आपको बता दिया, एनहांसिंग द कॉर्पोरेट प्रैक्टिसेस ऑन फॉरेस्ट लॉस एंड लैंड डिग्रेडेशन। Then we have the next one, shallow aquifer management. So shallow aquifer management pilot model launched recently by तेलंगाना। क्या है भाई ये मॉडल shallow aquifer management? इसके अंतर्गत क्या है ना भाई, अर्बन वाटर मैनेजमेंट टेक्निक सस्टेनेबल तरीके से हो, वो ये कार्य करेगा। इसमें क्या है भाई, सैलो वाटर बोरवेल, यानी कि ज्यादा डीप बोरवेल हम नहीं करेंगे। बोरवेल मतलब गड्ढा खान के जिसको फिर हम ग्राउंड वाटर निकालते हैं, वो बोरवेल कहलाता है। तो एक तो होता है भाई काफी ज्यादा डीप बोरवेल कर रहे हैं, एक होता है सैलो। तो मैं यहाँ सैलो कर दिया, लेट से 10 कर दिया, ठीक है। अब क्या है कि भाई जब रेनी डेज का सीजन आएगा तो पानी नीचे जाएगी ग्राउंड में, ठीक है, तो ग्राउंड वाटर रिचार्ज होगा, तो इस बोरवेल तक पानी पहुंचेगी और फिर उसको एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है। सो दैट इज द बेसिक कंसेप्ट, ओके। ये है, इट इन्वॉल्व्स ड्रिलिंग शैलो वाटर बोरवेल्स टू पंप आउट द वाटर, एंड इट इज ए पार्ट ऑफ अमृत स्कीम ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। ये ध्यान रखना कौन सी मिनिस्ट्री की है, और अमृत का फुल फॉर्म क्या है, अटल मिशन फॉर रिजोनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। दैट इज द सिंपल थिंग, कंसेप्ट मैंने आपको बता ही दिया है। नाउ वी आर मूविंग टू द फिश मिप इनिशिएटिव, ओके।
तो फिश मिप इनिशिएटिव क्या है? So it is an international network of more than 100 marine ecosystem modelers and researchers around the world. And ये FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के साथ कार्य करती है, यूएन की ही एजेंसी है FAO, टू अंडरस्टैंड द लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट ऑफ द क्लाइमेट चेंज ऑन मेराइन इकोसिस्टम. ठीक है, दिस इज द थिंग यू नीड टू रिमेंबर. और इसका जेनेसिस क्या है भाई? फिशरीज एंड मेराइन इकोसिस्टम मॉडल इंटर कंपैरिजन प्रोजेक्ट, फिशमूव का फुल फॉर्म है, 2013 में से लॉन्च किया गया था. ओके, बाकी इन्वायरमेंट से जुड़े टर्म्स है, इस पर हम चर्चा कर लेते हैं. एक है भाई प्लैंकटन क्रैश. आपने फाइटोप्लैंकटन का नाम सुना होगा. फाइटो मतलब रिलेटेड टू प्लांट्स, प्लैंकटन यानी कि जो मेराइन एरियाज में रहते हैं, तो फाइटोप्लैंकटन. जैसे फाइटोप्लैंकटन स्पीसीज लिव्स इन द सी वाटर बॉडीज. ठीक है, तो कंटेक्स्ट ये है कि नॉक्टिलुका सिंटिलियंस, आई थिंक की प्रोनाउंसिएशन सही हो. सो इट इज अ टाइप ऑफ फाइटोप्लैंकटन और ये रेड कलर हो गया था. ठीक है, एंड लीडिंग टू द रिलीज ऑफ कलर्ड पिगमेंट फ्रॉम देयर सेल्स. एंड ये जो कलर्ड पिगमेंट्स निकले वो जो समुद्र के नीचे रॉक्स हैं, सी फ्लोर है, उसमें जाकर स्टिक हो गए, तो जो ओशियन है, वो जो एरिया है, वो लाल लाल लग रहा होगा रेड टाइड की तरह. तो एक्चुअली रेड टाइड जैसा कोई जियोग्राफिकल कंसेप्ट नहीं है. जो आपके ये फाइटोप्लैंकटन है, इनके अंतर्गत कलर कोडेड पिगमेंट्स रहता है. तो जब ये इसे रिलीज करते हैं तो रेड कलर रिलीज हो जाता है, ये चिपक जाते हैं इधर उधर एरिया में, तो इट लुक्स लाइक कि भाई लाल है. जैसे कोई कलर आप ले लीजिए, उसको पानी में मिलाइए तो वो कलर हो जाएगा, सिंपली वही चीज़ है. ठीक है, एंड दिस प्लैंकटन क्रैश हैपेंस ड्यू टू द लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स और लैक ऑफ CO2. ओके, एंड द प्लैंकटन में डाई, क्योंकि ये कोई गुड सिचुएशन तो है नहीं ना, बैड ही सिचुएशन है. ओके, बाकी अगर हम बात करें नेक्स्ट वन, गैप लिमिटेशन, तो ये इकोलॉजी में एक कंसेप्ट है और इसके अंतर्गत क्या है कि भाई एक प्रे होगा और एक प्रेडेटर होगा. प्रेडेटर मतलब प्रे को खाने वाला. जैसे अगर लायन की बात करें तो अगर वो किसी चूहे को खा रहा है तो चूहा हो गया प्रे और लायन हो गया प्रेडेटर. ठीक है, अब देखिए लायन का जो है भाई एक माउथ है, उसी से वो खाएगा. तो अब ऐसा तो नहीं कि भाई वो हाथी को खा लेगा. ठीक है, मैक्सिमम लिमिट है ना प्रे को खाने की साइज के टर्म्स में. तो वो जो लिमिट है उसी को हम गैप लिमिटेशन कहते हैं. ओके, फिजिकल कंस्ट्रेंट ऑन द साइज ऑफ द प्रे दैट ए प्रेडेटर कैन कंज्यूम, एंड दिस इज प्राइमरली डिटरमाइंड बाय द साइज ऑफ द प्रेडेटर्स माउथ. प्रेडेटर का माउथ कितना बड़ा है भाई, छोटा है, बड़ा है. चूहे का माउथ ले लो और लायन का माउथ ले लो, उसी को हम गैप कहते हैं. तो दैट इज कॉल्ड गैप लिमिटेशन. बात तो समझ में आ गई वैसे. ठीक है, तो इसीलिए स्मॉल प्रेडेटर्स जो हैं वो सिर्फ स्मॉल प्रे खाते हैं. ठीक है, और बिग प्रेडेटर वो बिगर प्रे खाते हैं. दैट इज द थिंग, बस इतना ही याद रखिए, दैट्स ऑल. फिर है मेगाफोना. तो मेगाफोना का मतलब क्या हुआ कि भाई फौना स्पीसीज, फौना मतलब एनिमल स्पीसीज, जिनके वेट एक सर्टेन थ्रेशोल्ड से ज़्यादा होते हैं, उसको हमने मेगाफोना का नाम दे दिया है. जैसे आप देखिए जनरली 50 kg से ऊपर का कोई फौना स्पीसीज है, जैसे हाथी को ले लीजिए. ठीक है, तो मेगाफोना के अंतर्गत आ जाएगा. अब इसके अंतर्गत भी क्या है, मेगा हार्बिवोरस हो सकता है. अगर वो फौना प्लांट ईटर है तो मेगा हार्बिवोरस हो गया. मीट ईटर है, मेगा कार्निवोरस हो जाएगा. और जो प्लांट और मीट दोनों खाते हैं, मेगा ऑमनीवोरस हो जाएगा. दैट इज द सिंपल थिंग. ओके, और देखिए कुछ एक्सटिंक्ट मेगाफोनल स्पीसीज जो काफ़ी ज़्यादा वजनदार थे बट वो अब एग्जिस्ट नहीं करते, जैसे मैमोथ हो गया, है ना, काफ़ी विशाल हाथी हुआ करता था. ये थोड़ा यूट्यूब पर सर्च करिए, जियंट स्लॉथ. देन वी हैव द अस्ट्रोमेटोलाइट. अस्ट्रोमेटोलाइट, सो व्हाट इज दिस? दीज आर रेंज ऑफ माइक्रोबियल कम्युनिटीज जो रॉक के लेयर से जुड़े हुए होते हैं. ठीक है, एंड ये माइक्रोबियल कम्युनिटी यानी कि माइक्रोब सब, एंड इट इज रेस्पॉन्सिबल, rather we say was responsible for the great oxygenation event, जिसके कारण पूरी धरती पर ऑक्सीजन का विकसित होना शुरू हुआ. ठीक है, और ऑक्सीजन एग्जिस्टेंस में आया, देन द लाइफ केम इनटू द एग्जिस्टेंस. ओके, बिकॉज दैट चेंज अवर कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर बाय इंट्रोड्यूसिंग द ऑक्सीजन. तो कंटेक्स्ट क्या है भाई,
रिसेंटली फर्स्ट डिस्कवरी ऑफ लिविंग सेलो मेराइन स्ट्रेमोटेलाइट्स वो मिडिल ईस्ट में देखने को मिला इन द नेट्स रेड सी। ओके, देन वी हैव द इन्वायरमेंटल डीएनए। तो एक तो है भाई स्पीसीज के खून सबसे इंटरनल ऑर्गन सबसे हम डीएनए निकालते हैं, ठीक है। एक होता है कि भाई कोई भी ऑर्गेनिज्म है, उन्होंने अपना कोई प्रोडक्ट एक्सक्रीट किया है, तो उससे अगर हम डीएनए कलेक्ट करने का प्रयास करते हैं तो उसको हम इन्वायरमेंटल डीएनए कहते हैं। जैसे स्नेक है, तो वो आप देखते हैं वो अपना कवर चेंज करता है, ठीक है। तो वो जो कवर है वो बाय प्रोडक्ट हो गया, उससे अगर हमने डीएनए निकाला तो वो हो गया आपका इन्वायरमेंटल डीएनए। अब कहीं लोकेशन पर अगर वो मान के चलिए स्नेक का जो खोल है वो मिला, तो उससे हमें ये पता चलेगा कि उस लोकेशन पर कहीं ना कहीं वो स्पीसीज वहां पर मौजूद होगा। ओके, सो दैट इज द थिंग। तो ई डीएनए मैंने आपको बता दिया, organizational DNA that released in the environment from the cellular material set by the organism. It can be skin, it can be excrement into the aquatic or terrestrial environment, and it is being used to detect the presence of a species, assess the biodiversity, and all of that. Okay, and ये point भी आप ध्यान रखेंगे। Unlike the conventional method, eDNA approach is reliable, accurate, and can be done at low cost. Okay, and this information can also be utilized to inform the IUCN Red List of Threatened Species. बहुत सारे यूज हो सकते हैं। बाकी अगर हम बात करें स्पेशिएशन की, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा। तो स्पेशिएशन क्या है भाई? इट इज लाइक लीनिएज स्प्लिटिंग इवेंट, मतलब जो वंशज है वो स्प्लिट हो गए होंगे ड्यू टू द ज्योग्राफिकल इश्यू, ओके, या फिर ड्यू टू द पॉपुलेशन आइसोलेशन। तो ये चीज होती है स्पेशिएशन, और इसके कारण क्या आता है, दो डिफरेंट स्पीसीज डेवलप हो सकते हैं फ्रॉम द सेम स्पीसीज दैट वाज अर्लियर। ओके, और इससे क्या होगा, जब भाई अलग अलग स्पीसीज जनरेट हो जाते हैं तो इट जनरेट्स द बायोडाइवर्सिटी ना। तो बायोडाइवर्सिटी का एक बड़ा फैक्टर है स्पेशिएशन। अब इसके अंतर्गत बहुत सारे मोड होते हैं, और मैं आपको चाहूंगा कि इसको आप एग्जाम्पल से याद रखेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। मैच द फॉलोइंग में ये क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। तो एक है आपका एलोपैट्रिक स्पेशिएशन। इसमें क्या है कि जो नए स्पीसीज वो बन रहे हैं बिकॉज ऑफ द जियोग्राफिकली आइसोलेटेड पॉपुलेशन। मतलब आप समझिए कि एक स्पीसीज अगर इंडिया में है, एक अंटार्कटिका में, ठीक है, एक को इंडिया में रख दिया जाए, एक अंटार्कटिका में रख दिया जाए, तो अलग हो जाएंगे ये, क्यों? क्लाइमेट अलग होगा, ठीक है, वहाँ धूप होगी, ये बायोटिक फैक्टर्स अलग हो सकते हैं, वहाँ के अलग है, इंडिया के अलग होंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका एलोपैट्रिक। फिर है पेरीपैट्रिक। यहाँ पर क्या है, नए स्पीसीज फॉर्म्ड होते हैं फ्रॉम द स्मॉल पॉपुलेशन दैट गॉट आइसोलेटेड एट द एज ऑफ लार्जर पॉपुलेशन। फिर है पारापैट्रिक। इसके अंतर्गत क्या होता है, नए स्पीसीज फॉर्म होते हैं फ्रॉम ए कंटिन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूटेड पॉपुलेशन। देन वी हैव द सिम्पैट्रिक। इसके अंतर्गत क्या है, न्यू स्पीसीज फॉर्म हो रहे हैं बट फ्रॉम द विद इन रेंज ऑफ द एंसेस्ट्रल पॉपुलेशन, एंड इट कैन हैपन इवन व्हेन पॉपुलेशन live in the same area but without geographical barriers. Okay, एग्जाम्पल भी दिया जाता है भाई एशियाटिक लायन एंड बंगाल टाइगर्स को existed for long in the Indian subcontinent. Why? Because of sympathetic speciation. अब ये अलग है। फिर आपका नेक्स्ट वन बायोल्यूमिनेशंस। तो बायोल्यूमिनेशंस बेसिकली लिविंग ऑर्गेनिज्म की प्रॉपर्टी है टू इमिट द लाइट। आपने बचपन में जरूर सुना होगा, कुछ जो तितली टाइप का होता था, रात में उड़ता था और लाइट दिखाता था, आपको लाइट दिखता था उससे, ठीक है, वो बायोल्यूमिनेशंस कहते हैं। क्यों होता है भाई? क्योंकि उसके अंदर एक एंजाइम होता है मौजूद, और वो एंजाइम रिलीज होती है, तो अल्टीमेटली बायोल्यूमिनेशंस होता है, ठीक है। आप देखिए, लाइट इमिटेड इज प्रोड्यूस्ड बाय द एनर्जी रिलीज फ्रॉम एंजाइम कैटालाइज्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऑन ऑर्गेनिज्म। एंड इसके अंतर्गत दो यूनिक केमिकल्स आ जाते हैं, लुसिफेरिन एंड आइदर लुसिफेरेज और फोटोप्रोटीन, ठीक है, ये याद रखना, लुसिफेरिन या फिर लुसिफेरेज और फोटोप्रोटीन। ओके, ये केमिकल्स होते हैं ऑर्गेनिज्म के अंतर्गत, तब वो इमिट कर सकते हैं लाइट को। ओके, एंड कौन कौन से स्पीसीज बायोल्यूमिनेसेंस एग्जिबिट करते हैं? स्पॉन्ज हो गया, जेलीफिश हो गया, वॉर्म्स हो गया, सी वॉलनट्स हो गया। इस टाइप से क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज कैन एग्जिबिट बायोल्यूमिनेसेंस? तो ऑप्शन दे दिए जाएंगे, 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर, 4 पेयर, ऐसे करके। सो इस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग यू। ओके, फंक्शंस वैसे ये होता है कि भाई जो भी प्रेडेटर है ना उसको भगाया जाए, इसलिए वो लाइट इमिट करते हैं। और भी फंक्शंस होते हैं। बाकी फैक्ट्री फार्मिंग क्या है, नया कंसेप्ट है आपका, नया नहीं मतलब इस मैगजीन में आया है इसीलिए। तो फैक्ट्री फार्मिंग के अंतर्गत होता है कि जो लाइव स्टॉक है, जो आपके एनिमल हस्बेंड्री सब है, पोल्ट्री है, उसको रेज किया जाता है
हाई डेंसिटी फैसिलिटीज के अंतर्गत, कंट्रोल कंडीशन में, क्लाइमेट हो गया, जो उनको मटेरियल दिए जाएंगे खाने पीने के लिए, वो सब कंट्रोल कंडीशन में। क्यों किया जाता है भाई? प्रोडक्शन एफिशिएंसी मैक्सिमाइज करने के लिए, एंड डेयरी प्रोडक्ट जो रिलीज होंगे उनसे वो ज़्यादा अमाउंट में रिलीज हो, कम कॉस्ट पर, ज़्यादा अमाउंट मीनिंग लोअर कॉस्ट। इम्पैक्ट क्या है फैक्ट्री फार्मिंग का? अब केमिकल सब दिए जाते हैं तो इन सब ऑर्गेनिज्म में एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट डेवलप हो जाएगा, एंड अगर वो प्रोडक्ट हम खाते हैं तो हमारे अंदर भी एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट डेवलप हो जाएगा, जूनोटिक डिजीज, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, वही सब चीजें नेगेटिव इम्पैक्ट है। देन वी हैव द वुडी इंक्रोचमेंट। तो वुडी इंक्रोचमेंट क्या है भाई? तो वुडी इंक्रोचमेंट मतलब क्या होता है? एरिया में बढ़ोतरी होना। वुडी मतलब लकड़ी, ट्री, वो सब हो गए। तो जो ट्री और श्रब कवर है उसमें अगर बढ़ोतरी होती है, वो और ज्यादा फैलने लग जाते हैं, तो वो हो गया वुडी इंक्रोचमेंट। एंड इट इंटेल्स कन्वर्जन ऑफ ओपन हैबिटेट टू हैबिटेट विद ग्रेटर ट्री कवर, क्योंकि भाई एरिया में एक्सपेंशन हो रहा है, पहले इतना था, अभी इतना हो गया, इतना हो गया, इतना हो गया, इतना हो गया, ठीक है। एंड इट कैन लीड टू होमोजेनाइजेशन ऑफ द इकोसिस्टम। मतलब आप समझ रहे हैं कि अगर सिमिलर ट्री एक्सपेंड होते चला गया तो बाकी को नष्ट करने लग जाएगा। दैट्स व्हाई इट कैन लीड टू होमोजेनाइजेशन ऑफ द इकोसिस्टम, ठीक है, यही याद रखना है। देन वी हैव द ग्रीन वाटर एंड ब्लू वाटर। बस दो टर्म याद रख लेना है, ग्रीन वाटर, ब्लू वाटर होता क्या है? तो ग्रीन वाटर का मतलब ये हुआ मॉइस्चर विच इज इन द सॉइल एंड वेजिटेशन, ठीक है, सॉइल में जो नमी होती है, वेजिटेशन यानी गाछ वृक्ष में जो नमी होती है, वो हो गया आपका ग्रीन वाटर। एंड इट इज ए पार्ट ऑफ हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, क्योंकि ये जो नमी है या फिर पेड़ पौधे में जो वाटर मौजूद है वो इवोपरेट होता है बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन, और फिर एटमोस्फेयर में जाता है, फिर वही बादल बन के फिर पानी गिरता है, फिर उसी को एब्जॉर्ब किया जाता है ट्री सब के द्वारा, सॉइल के द्वारा। दैट इज द थिंग, ओके। तो ट्रांसपिरेशन मैंने आपको बता दिया, एक बार फिर से रिकॉल करिए व्हाट इज ट्रांसपिरेशन। बाकी अगर ब्लू वाटर की बात करें तो ये जो सरफेस वाटर है, ग्राउंड वाटर है, उसको ब्लू वाटर का नाम देते हैं। एंड इट इज फाउंड इन द लेक्स, रिवर्स, रिजर्वेयर्स, एंड इट इज रिचार्ज्ड बाय प्रेसिपिटेशन। सो ये पूरा हमने 1.3 तक खत्म किया है, एंड नाउ मोर देन 1 आवर हैज बीन कंप्लीटेड। अब 2-3 ऑर्गेनाइजेशन के नाम है उसे हम देख लेते हैं, देन वी विल एंड दिस सेशन एज सून एज पॉसिबल। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आया है। एंड इफ यू आर लाइकिंग दिस इनिशिएटिव, प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो को तो नहीं सब्सक्राइब करेंगे, चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, ओके। सो जो पहला ऑर्गेनाइजेशन जो हमारा न्यूज में है वो है साइट्स नाम को अगर डिकोड करें तो इट इज लाइक कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ विल्ड फ्लोरा एंड फौना, यानी कि जो जंगली जीव जंतु पेड़ पौधे हैं जो इंडेंजर्ड है, खतरे की घंटी पर है, ठीक है। तो भाई अगर उसका अनकंट्रोल्ड ट्रेड होता रहेगा, उस पर रेगुलेशन नहीं होगा, तो वो नष्ट हो जाएंगे ना, एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। इसीलिए उसके ट्रेड को रेगुलेट करने के लिए वी हैव दिस कन्वेंशन। सिंपल सा है, शब्द तोड़ो योजना, शब्द तोड़ो और मीनिंग पाओ योजना। ऐसे ही तो आप बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं इफ यू आर एबल टू डिकोड द कीवर्ड इन द प्रीलिम्स पेपर। हेडक्वार्टर इसका जेनेवा स्विट्जरलैंड में, एंड इट इज इंटरनेशनली लीगली बाइंडिंग, ध्यान से रखना याद, एग्रीमेंट बिटवीन गवर्नमेंट्स टू इंश्योर कि जो अंतरराष्ट्रीय ट्रेड हो रहे हैं विल्ड एनिमल्स एंड प्लांट्स के डज नॉट थ्रेटन देयर सर्वाइवल। मैंने बता दिया क्यों। 1963 में ये ड्राफ्ट किया गया था, बट फोर्स में कब आया? 1975 में। इंडिया भी एक मेंबर है। इसके अंतर्गत अपेंडिसेस आते हैं, जैसे साइट्स अपेंडिस 1, 2, 3। मैंने स्पीसीज के टॉपिक में आपको पढ़ा है अभी, कौन से स्पीसीज कौन से साइट्स के अंतर्गत है। जैसे शेड्यूल 4 जो विल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट का है, भाई उसे लाए इसलिए गया है कि जो साइट्स के अंतर्गत स्पीसीज को रखे गए ना, वो शेड्यूल 4 के साथ मैच करवा दिया गया है, ओके। तो साइट्स के अपेंडिक्स 1 में क्या है कि भाई स्पीसीज थ्रेटेंड है, एक्सटेंशन के कगार पर हो सकता है, तो इसलिए इंटरनेशनल कॉमर्शियल ट्रेड, कॉमर्शियल यानी बिजनेस पर्पज के लिए वो प्रोहिबिटेड है ना। जैसे मीट सेल हो रहा है, कोई जो थ्रेटेंड स्पीसीज है उसका मीट सेल होता रहेगा, कॉमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन होता रहेगा, तो खत्म हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा ना, इसीलिए। देन वी हैव द अपेंडिक्स 2, इट इंक्लूड दोज स्पीसीज जो अभी फिलहाल तो थ्रेटेंड नहीं है, खतरे से बाहर है, बट अगर इसका ट्रेड कंट्रोल नहीं किया गया, दे कैन बी थ्रेटेंड एंड दे कैन बी कम अंडर अपेंडिक्स 1। इसलिए पहले से ही हम कुछ नियम कानून लगा देते हैं, लाइक एक्सपोर्ट परमिट लेना पड़ेगा, री एक्सपोर्ट सर्टिफिकेट इशू करना पड़ेगा, ओके। फिर है अपेंडिक्स 3, इसमें क्या होता है, कोई देश, उनको लगता है कि हमारे देश में इस स्पीसीज को खतरा है, अगर इसका ट्रेड होगा तो हम कहीं ना कहीं ये हमारे देश में थ्रेटेंड हो सकता है, इसलिए वो रिक्वेस्ट करता है साइड से कि आप इसे अपेंडिक्स 3 में डाल दीजिए। तो ये कंट्री के रिक्वेस्ट पर होता है, सो दैट अनसस्टेनेबल और इलीगल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ स्पीसीज का ना हो जाए।
एंड अगर इनका ट्रेड करना है तो अप्रोप्रिएट परमिट्स लेना पड़ता है, सर्टिफिकेट लेना पड़ता है। बाकी देखिए कुछ रिपोर्ट्स या इंडेसेस हैं जो रिलीज किए जाते हैं, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ ट्रेड रिपोर्ट साइट्स के द्वारा, याद रखना है, ठीक है। नाउ वी आर मूविंग टू द इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, IUCN। तो फुल फॉर्म तो मैंने बता दिया आपको कि फर्स्ट ग्लोबल इन्वायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो नेचर के कंजर्वेशन और सस्टेनेबल रिसोर्स यूज की बात करता है। हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड में है और 1948 में ये जेनेसिस हुआ था। इट प्रमोट द बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंटल पॉलिसीज को फ्रेम करने में मदद करता है ये देश में। ओके, अब IUCN का मैंने आपको ऑलरेडी शुरुआत में ही बता दिया था, जब मैंने इन्वायरमेंट की सीरीज शुरुआत की थी। तो IUCN का रेड लिस्ट होता है, उसके अंतर्गत थ्रेटेंड स्पीसीज को डाले जाते हैं, भाई इंडेंजर्ड है, क्रिटिकल इंडेंजर्ड है, वो सब है, ठीक है। IUCN का ग्रीन लिस्ट भी होता है। ग्रीन लिस्ट के अंतर्गत कोई एरिया जिसको कंजर्व किया जा रहा है, प्रोटेक्ट किया जा रहा है, तो इस लिस्ट में शामिल हो सकते हैं। फिर है वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस जो मीटिंग सब ऑर्गेनाइज करता है। देन वी हैव द नेचर बेस्ड सॉल्यूशन। बाय नेचर बेस्ड सॉल्यूशन मतलब क्या, नेचर रिलेटेड एफर्ट्स या सॉल्यूशन निकालो टू टेकल द चैलेंज, ये सब इनके इनिशिएटिव है, ध्यान रखना है, ठीक है। IUCN ग्रीन लिस्ट तो पता ही होगा, वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस, नेचर बेस्ड सॉल्यूशन, ये मैंने आपको बता दिया। रिसर्च इंस्टीट्यूशंस भी इनके मेंबर होते हैं। रिपोर्ट आप देख लीजिए, एग्रीकल्चर एंड कंजर्वेशन रिपोर्ट भी रिलीज करता है। इसमें कुछ फाइंडिंग्स भी है, लाइक एग्रीकल्चर डायरेक्टली थ्रेटन्स 34% ऑफ द स्पीसीज। ये आप केस स्टडी में लिख सकते हैं, भाई एग्रीकल्चर का क्या इम्पैक्ट होता है बायोडाइवर्सिटी पर, तो ये आप लिख सकते हैं, क्योंकि भाई खेती करनी है तो भाई पेड़ पौधे काटने पड़ेंगे, ठीक है। एक्सेसिव वाटर यूज करना पड़ेगा, केमिकल्स यूज करना पड़ेगा, वो सबका कंबाइंड एनालिसिस है कि भाई 34% ऑफ द स्पीसीज को नुकसान पहुंचाता है। दैट इज द थिंग। देन वी हैव द वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, WWF, ठीक है। तो ये अंतर्राष्ट्रीय नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो नियरली 100 कंट्रीज में वर्क करता है। व्हाट इज द एम? इनोवेटिव सॉल्यूशन डेवलप करो दैट प्रोटेक्ट कम्युनिटीज, वाइल्ड लाइफ एंड प्लेसेस इन विच दे लिव। एंड अगर हम इसके ओरिजिन की बात करें तो 1961 में ये वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड के रूप में एस्टेब्लिश हुआ था एट द IUCN हेडक्वार्टर विच इज इन स्विट्जरलैंड। बाकी इसको वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर 1985 में रिनेम किया गया। एंड वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड इंडिया, जिसकी चर्चा मैंने पहले ही कर रखी है, उसको भी इंडिया में एस्टेब्लिश किया गया चैरिटेबल ट्रस्ट के रूप में 1969 में, ठीक है। मतलब ये वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड ये तो चलो ग्लोबल लेवल पर है, तो उसका एक इंडिया का ब्रांच मान लीजिए, है ना। एंड इट ऑर्गेनाइजेस सम वर्ल्ड वाइड मूवमेंट लाइक अर्थ आवर। और इसमें क्या होता है ना कि एक सर्टेन पीरियड के लिए, कुछ समय के लिए लाइट को ऑफ कर दिया जाता है, सिग्नल देने के लिए कि भाई कंजर्वेशन करो, ठीक है, नेचर का। तो इट इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर इन मार्च बिटवीन कंट्रीज लोकल टाइम, ठीक है। जेनेसिस आप देख सकते हैं 2007 में, स्टेटेड एज लाइट्स ऑफ मूवमेंट इन सिडनी ऑस्ट्रेलिया में। रिपोर्ट आप देख लीजिए, लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट WWF का ही है, और ये आप डाटा यूज कर सकते हैं वैसे मेंस के लिए भी। इसमें ये बोला गया भाई वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन जो है वो 73% से डिक्लाइन हुआ है ओवर द पास्ट 50 ईयर्स, ओके। और सबसे ज्यादा डिक्लाइन फ्रेश वाटर पॉपुलेशन में हुआ है। सो दैट इज द थिंग एंड वी हैव इन द टॉपिक। तो थोड़ा सा मैंने फास्ट फॉरवर्ड किया है क्योंकि भाई समझाने वाली चीज तो मैंने मेंस वाले में समझा ही दी है, कंसेप्ट सब कुछ मैंने आपको बताया। हालांकि कोशिश ये भी रही है यहाँ पर भी कि मैं बेसिक समझा कर चलूँ आगे, और शायद मैंने उसे आपको अच्छे से समझाया है। बाकी आप अपने रिस्पॉन्स हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं, ओके। एंड यू कैन गिव योर रिकमेंडेशंस एज वेल। एंड बाकी एक बात ये भी है कि थोड़ा सा टाइम लग रहा है बिकॉज आई ऑलरेडी टोल्ड यू माई कंसर्न, सो थोड़ा सा वेट करिए, बट कंप्लीट तो करवाया जाएगा क्योंकि मैंने बोला है आपसे कंप्लीट करवाने के लिए, तो आई विल डू एट माई बेस्ट। थैंक यू। वीडियो अच्छी लगी हो तो जरूर सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए दोस्तों के बीच। वी विल कमिंग with the next sort of lecture. Thank you.